बोल रहे हैं कि ये कर लो बेटर हो जाएगा, वो कर लो तो शायद इन्फेक्शन ना हो। और इन भ्रांतियों की वजह से कई लोग संकट में फंस रहे हैं। कई लोगों को ऐसा हो रहा है कि वो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मैं तो ये चीज कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, देखिए कुछ भी कर लीजिए, इन्फेक्शन होने का चांस सबको बराबर है। चाहे वो 1 महीने का बच्चा हो, चाहे 100 साल का बुजुर्ग, इन्फेक्शन सबको होने के बराबर चांसेस है। प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम है इन्फेक्शन हो करके कॉम्प्लिकेशन ना हो। कोविड 19 करके जो बीमारी है, ये नई बीमारी है। ये हो रही है एक वायरस की वजह से जिसका नाम है सार्स कोवी टू। सार्स कोवी टू नाम क्यों आया? ये कोरोना वायरस का की फैमिली ऑफ वायरसेस की एक स्ट्रेन में से ये वायरस है। ये एक नॉवल स्ट्रेन है, नई स्ट्रेन है। इससे पहले ये स्ट्रेन विश्व में दिखाई नहीं दी थी। ये माना जाता है कि चीन के वुहान प्रांत से ये वायरस कैसे निकला, इसके बारे में कई अटकलें लगाई जा रही है। मोटे तौर पे ये माना जाता है कि चीन के अंदर में कई वेट मार्केट्स होते हैं जहां पे फ्रेश एडिबल जो लाइव स्टॉक होता है उनको उनको मार करके उनका मीट का इस्तेमाल किया जाता है। कई अलग अलग प्रजातियों के जानवर एक ही जगह में पाए जाते हैं। तो एक प्रजाति के जानवर के अंदर में ये वायरस था, जिससे वायरस के अंदर में म्यूटेशन होता है, अर्थात वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस के अंदर में कुछ एक नॉर्मली चेंजेस आते रहते हैं। ये हर वायरस में ये ऐसा होता है। आरएनए टाइप ऑफ वायरसेस में ज्यादा होता है। आरएनए वायरस वो होता है जिसके जिसका जो जेनेटिक सीक्वेंस है वो डीएनए, जैसे कि मनुष्यों में डीएनए होता है, वायरसेस में आरएनए वायरस भी होता है, डीएनए वायरस भी होता है। आरएनए वायरसेस में जब रेप्लिकेशन की जो पद्धति है, जो एक कॉपी से दूसरी कॉपी बनती है, उसके अंदर में म्यूटेशंस जल्दी जल्दी होने के चांस रहते हैं। इसीलिए एक ऐसा म्यूटेशन आ गया उसकी जेनेटिक सीक्वेंस में जिसकी वजह से ये वायरस इनेबल्ड हो गया एक प्रजाति, एक पशु की प्रजाति से दूसरे जानवरों को होने लगे, या कि यानी या फिर मनुष्यों को होने लगे। ये माना जाता है कि ये शायद उसी प्रक्रिया से संबंधित था कि बैट्स, चमगादड़ों की एक प्रजाति के अंदर में ये वायरस पाया जाता था। क्योंकि वायरस के अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल था, ये जेनेटिक मटेरियल बहुत हद तक चमगादड़ों में पाए जाने वाले वायरस की जेनेटिक मटेरियल से संबंधित है, उसके साथ सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है। तो ये वहां से शुरू हुआ। इससे पहले भी चीन से और एक महामारी की शुरुआत हुई थी जिसका नाम था सार्स। वो महामारी इतनी फैली नहीं थी। कारण ये बताया जाता है कि वो महामारी जब हुई थी उस समय में चीन के जिस प्रांत से शुरू हुई थी, वहां से डायरेक्ट फ्लाइट्स टू अदर कंट्रीज, दूसरे शहरों में दूसरे देशों की डायरेक्ट फ्लाइट बहुत कम थी आज की तुलना में। 2003-4 में जब वो महामारी हुई थी और आज के इतने 17-18 सालों के बाद में जब ये नई महामारी हुई है, इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत ज्यादा बढ़ गया। चाइना से खास करके इनबाउंड एंड आउटबाउंड फ्रॉम चाइना बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसलिए ये महामारी बहुत जल्दी से फैली। और दूसरी जो चीज हुई इस महामारी के साथ में, ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बहुत जल्दी हो जाता है। क्यों होता है? अब ये समझा जा रहा है कि ये एयरबॉर्न वायरस है, यानी एक रूम के अंदर में अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति बैठा है, थोड़ा भी खांस दे, थोड़ा भी छींक दे, या फिर नॉर्मल में जोर जोर से बात करे, नॉर्मल भी बात करे, तो हवा जो निकलती है फेफड़ों से, उस फेफड़ों के हवा के साथ में
ये वायरस बाहर निकलता है और ये हवा में तैरता रहता है। चूंकि हवा में तैरता रहता है इसलिए दूसरे व्यक्ति के फेफड़ों के अंदर में दूसरा व्यक्ति जब सांस लेगा उसके फेफड़ों के साथ में ये वायरस बड़ी आसानी से अंदर घुस सकता है। ये दूसरा एक है। तो इससे कैसे बचा जाए? इससे बचा जाने का सबसे बड़ा तरीका, सबसे कारगर उपाय है फिजिकल डिस्टेंसिंग, जिसको कि हम सामाजिक दूरत्व या तन दूरी भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, शारीरिक रूप से हम एक दूसरे के बहुत करीब ना रहे, दूरी मेंटेन करें, भीड़ इकट्ठी ना करें। और दूरी के साथ साथ में क्या होता है कि जब ये फेफड़ों के साथ में, खांसी के साथ में जो हल्के हल्के छोटे छोटे कण निकलते हैं थूक के, सलाइवा के, जिसको एरोसोलाइज्ड ड्रॉपलेट्स कहा जाता है, ये पाया ये गया है कि 6 फीट की दूरी के बाद में ये ड्रॉपलेट्स नीचे गिर जाता है। अर्थात ये हवा में ज्यादा देर तक 6 फीट की दूरी के बाद में नहीं रहता है। तो फिर ये दूसरे के डायरेक्टली मुंह में या फेफड़ों में या नाक में, गले में जाने की उसकी चांसेस बहुत कम हो जाती है। इसीलिए वहीं से ये कंसेप्ट आया कि तन दूरी मेंटेन की जाए। 6 फीट की दूरी मेंटेन करने से बड़े बड़े जो ड्रॉपलेट्स हैं जिसके अंदर में वायरस की संख्या सबसे ज्यादा होती है, वो वो अंततः नहीं टच की जाए। कोई सरफेस टच करते हैं, अगर उस एरिया में, अगर वहां पे कोई ऐसा व्यक्ति पहले बैठा था जो खांस रहा था, छींक रहा था या जो बात कर रहा था काफी देर तक, तो वहां से उसका वायरस उसके ड्रॉपलेट्स के साथ में निकला, उस सरफेस के ऊपर में पड़ गया। वहीं पे दूसरा व्यक्ति आया, उसका हाथ लगा, वो हाथ लगने के बाद में हम लोग अपने चेहरे पे कई बार बिना रियलाइजेशन किए अपने चेहरे को, अपने नाक को, मुंह को, आंखों को हम लोग टच करते हैं। 1 घंटे में कई बार करते हैं। ये डब्ल्यूएचओ की ही एक स्टडी थी जिसमें ये कहा गया था कि 1 घंटे में कई लोग 100 बार अपने फेस को टच कर लेते हैं। तो ये जब सरफेस को दूसरी एक सतह के ऊपर में जहां पे वो वायरस बैठा हुआ है, किसी के श्वास नली से निकल करके ड्रॉपलेट्स के माध्यम से वो वहां पे पड़ गया, और दूसरी उस सतह को जब हम टच करते हैं, टच करने के बाद में जब हम अपने खुद के चेहरे पे टच कर लेते हैं, तो इस वायरस का हमारे शरीर के अंदर में घुसने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, संक्रमण हो जाता है। तो वहां से ये कंसेप्ट आया कि भाई हाथ धोया जाए और हाथ पे एक ऐसा लिक्विड लगाया जाए जिससे ये वायरस खत्म हो जाता है। ये पाया गया कि ये वायरस 60 से 70% अल्कोहल कंटेनिंग लिक्विड से बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। इसीलिए ये कहा गया अल्कोहल बेस्ड हैंड रब लगाना है, सही मात्रा में और सही तरीके से लगाना है। तो ये सही तरीका क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लिया जाए, क्योंकि बहुत लोग इस चीज के बारे में समझते नहीं है, सोचते हैं कि हमने तो हैंड रब लगा लिया है तो फिर तकलीफ नहीं है। हमेशा मैं सबको यही कहता हूं कि ये पहले हम लोग घर से बाहर जब निकलते थे ना, तो ये मान के चलते थे कि भाई गाड़ी की चाबी हमारे जेब में होनी चाहिए, हमारा पेन हमारी जेब में होनी चाहिए, या कलाई में घड़ी होनी चाहिए हमारी जेब में। मेरे ख्याल से अभी आज की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, एक हैंड रब का बॉटल हमेशा आपके जेब में आप रखिए। हमेशा जब भी दूसरी जगह कहीं भी किसी भी सतह को टच करें, इमीडिएटली इसमें से 2 निकाल करके पूरे हाथ में दोनों साइड से लगा करके एक एक उंगली में लगाना है। एक एक उंगली में लगा करके उसके बाद में ही ये हाथ में जो अल्कोहल बेस्ड हैंड रब है ये जल्दी सूख जाता है। तो इसको पूरा लगाने की प्रक्रिया औसतन 20 सेकंड के आसपास है। डॉक्टर सूखने से पहले। हाँ डॉक्टर जी। आई विल जस्ट आस्क यू टू स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। यस यस। सब कोई बहुत कोशिश करने के बाद भी बहुत लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। आप लोग सब डॉक्टर के स्क्रीन को पिन कर सकते हैं, पिन का बटन है, अगर आप पिन करेंगे तो उसका प्रेजेंटेशन होने से भी आपको डॉक्टर का ही स्क्रीन दिखाई देगा। तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी टू पिन अप एंड प्लीज रिमेन, प्लीज सब कोई म्यूट में रहे,
डॉक्टर के स्क्रीन को पिन अप कर दे। एंड सॉरी डॉक्टर, यू कैन प्लीज कंटिन्यू। यस 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 प्लीज। तो हम लोग ये जब लगा लेते हैं हैंड रब, उसके बाद में 20 सेकंड लगता है लगाने में औसतन। सूख जाना चाहिए, सूखने से पहले कहीं और टच नहीं करना है, क्योंकि अगर ये गीला रह गया तो ये इसका एक्शन उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। जब तक सूखता है तब तक वो वायरस नष्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा ये चेष्टा करनी है कि ये साथ में रहे, और इसको लगाने का तरीका उचित होना चाहिए, मात्रा भी उचित होनी चाहिए। जिनका बड़ा हाथ है या छोटा एवरेज साइज्ड हैंड में ये पूरा लगाया जा सकता है, पूरा एकदम कवर्ड हो जाता है। तो ये हम लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर घर से बाहर नहीं निकलना है। और जितनी बार हम कुछ भी सरफेस टच करें, चाहे गाड़ी का खोलने का हैंडल हो, चाहे लिफ्ट का गेट खोलने का हैंडल हो, चाहे फैक्ट्री के या ऑफिस के अंदर घुसने के लिए हमने हैंडल से खींचा दरवाजा और बंद किया, हर बार जितनी बार आप जहां कहीं भी कॉमन सरफेस एरिया को टच करें, उतनी बार ये लगाना है। अब ये प्रश्न उठता है कि इतनी बार लगाएंगे तो कहीं हाथ में रिएक्शंस नहीं हो जाएं। ये यूजुअली जो बनाया जाता है अच्छी कंपनियों का खरीदें, उसके अंदर में मॉइस्चराइजर दिया हुआ रहता है। ये चेष्टा की जाती है कि ये हाइपो एलर्जेनिक हो, ज्यादा एलर्जी इससे नहीं हो, हमेशा यही चेष्टा की जाती है। फिर भी कुछ लोगों को इससे हो सकता है। जिन लोगों को एलर्जी होती है उनको हाथ धोना चाहिए। अब कितनी बार धोए, ये एक समस्या है। तो हाथ धोने का भी एक प्रक्रिया होता है, एक एक उंगली सेपरेटली हाथ धोना है, सामने की सतह, पीछे की सतह, और एक एक फिंगर को मसल के रगड़ के अच्छे से धोना। उसके बाद में हथेलियों के ऊपर में फिंगर्स को ऐसे करके रब करना है, ताकि नेल्स के अंदर में भी अगर कुछ फंसा हुआ है तो वो भी क्लियर हो जाए दोनों साइड से। उसके बाद में धो करके हाथ को सुखा लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर भूल चूक से भी अगर आपने किसी सरफेस में टच किया और बिना धोए वही सरफेस आपका वो हाथ वापस आपके चेहरे पे लग गया, तो अगर उस सरफेस पे वायरस था तो बहुत हाई चांस है कि वो आपके सिस्टम में घुस करके संक्रमण फैला सकता है, इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में आपको जो ख्याल रखना है, देखिए पहली चीज हो गई तन दूरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग। दूसरी चीज हो गई हैंड सैनिटाइजर्स या हैंड रब एंड हैंड वॉशिंग। तीसरी चीज जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने देरी से रियलाइज किया, मगर कुछ ईस्टर्न कंट्रीज जैसे कि हांगकांग, चाइना का ये एक हिस्सा है, जापान, इन देशों में कल्चर है मास्क पहनने का। वहीं से ये कंसेप्ट आया कि जो लोग मास्क पहनते हैं उन लोगों के मुंह से, नाक से जो एरोसॉल्स निकलते हैं, ड्रॉपलेट्स जो निकलते हैं, वो इस मास्क में अटक करके रह जाते हैं। अब यहाँ पे अटक करके रह गया तो वातावरण में, हवा में ज्यादा नहीं निकला, तो दूसरा जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके पास तक पहुंचने के परसेंटेज चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और भी कम हो जाए अगर दोनों व्यक्ति मास्क पहन के रखें। तो जो बोल रहा है वो और जो सुन रहा है वो भी, दोनों अगर मास्क पहन के रखें तो एयरवेज से, सांस की नलियों से जो ड्रॉपलेट्स निकल करके दूसरे के चेहरे तक जा सकते हैं, उनकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। प्रश्न ये उठता है कि कौन सा मास्क पहना जाए। कोई भी मास्क पहन ले, ऐसे ही कपड़ा लगा ले। देखिए कुछ नहीं पहनने से तो अच्छा है किसी चीज से भी ढके, ढक जरूर ले, मगर दिस इज अ पुअर ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? सबसे अच्छा ऑप्शन होता है एक साधारण सेटिंग में N95 मास्क। N95 मास्क आइडियली, N95 का अर्थ होता है मुंह से या नाक से निकली हुई जो भी ड्रॉपलेट्स हैं, 95% वो उस मास्क में फंस के रह जाएगी, निकलने नहीं देगी। 5% निकलेगी, 95, 95% फिल्टरेशन कैपेबिलिटी रहती है उस
व्यक्ति के मुंह से या नाक से निकले हुए ड्रॉपलेट्स को अपने अंदर में ही अटका के रख लेने की, वहीं से ये नाम आया N95। मार्केट में बहुत कंपनियों के N95 मास्क मिलते हैं, कई की क्वालिटी अच्छी है, कई की क्वालिटी नहीं है, बहुत सारे नकली N95 मास्क भी मिलते हैं, इसलिए खरीदने से पहले एहतियात बरतें। N95 मास्क कैसे पहना जाए पहले ये मैं बता देता हूँ। ये हर किसी के लिए है नहीं, ये मास्क बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है जो हेल्थ केयर वर्कर है, या फिर उन लोगों के लिए जो कोविड-19 पेशेंट के की देखभाल कर रहे हैं, उनके पास बहुत जाना पड़े, उन लोगों के लिए जरूरी है। और भी कुछ लोग हैं जो N95 पहन सकते हैं, जैसे कि जिनका इन्फेक्शन होने के बाद में कॉम्प्लिकेशन होने का चांस बहुत ज्यादा है, उन लोगों को ये मास्क पहनना चाहिए, मेरा यही मानना है। और चौथी श्रेणी हो गई वह व्यक्ति जो एक ऐसी जगह में बैठा है जहां पे बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ में उनको, उस व्यक्ति को बातचीत करनी पड़ रही है, कुछ बताना पड़ रहा है, जैसे कि हेल्प डेस्क, इंफॉर्मेशन डेस्क वाले हुए, जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको पूरे प्लांट में या फैक्ट्री में बहुत जगह में जा करके बहुत लोगों को सुपरवाइज करना पड़े, ऐसे व्यक्तियों को N95 पहना हुआ ही बेटर रहता है। इसको पहनने की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले आप अगर नया मास्क निकाल लें, देखिए मास्क के कुछ एक हिस्से होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। ये अंदरूनी हिस्सा है, ये बाहर का हिस्सा है, यहाँ पे एक पट्टी होती है, ये पट्टी मेटेलिक स्ट्रिप या फिर हार्ड एक मटेरियल की बनी हुई होती है, जो कि आपके नाक के ऊपर के कंटूर को, नाक के जो शेप है, गोलाई है, उसके हिसाब से इसको मोल्ड करके टाइट फिटिंग कर ली जाए। मास्क पहनने का सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है कि मास्क पहनने के बाद में बाहर वाली सतह को टच नहीं करना है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा वायरसेस, कोई अगर खांसा है, छींका है, तो यहां पे आकर के अटका हुआ है। अगर आपने यहां पे टच किया तो आपका हाथ कंटामिनेटेड हो गया है। तो पहनने के बाद में, पहनने के पहले यहां पे मिनिमम टचिंग होनी चाहिए। अगर पहनने के बाद में आप यहाँ पे आपको टच नहीं करना है तो ऑटोमेटिकली आपका फेस के ऊपर में आपका हाथ का टच होना कम होगा। सतह के ऊपर में अगर आपने कहीं पे टच भी किया है, चूंकि आपने मास्क पहन के रखा है, आप कॉन्शियस रहेंगे तो आप अपने चेहरे को कम टच करेंगे। अगर आप कम टच करेंगे तो आपको संक्रमण होने का चांस कम रहेगा। इसको पहनने का तरीका क्या है? इसमें फीते होते हैं, कुछ मास्क होते हैं जिसके साइड से फीते निकले हुए होते हैं, आप डायरेक्टली कान में लगा लीजिए, मैं एक और मास्क में वो आपको दिखा दूंगा। इसको पहनने के समय में सबसे पहली चीज ये है कि आप नीचे वाले दो लूप होते हैं, देयर आर टू लूप्स इन दिस। ये इसलिए बताना भी जरूरी है क्योंकि देखिए काफी लोग गलत ढंग से पहनते हैं, और चूंकि गलत ढंग से पहनते हैं तो उनका पहनना और ना पहनना एक बराबर हो जाता है। तो नीचे वाले लूप को आप सबसे पहले अपने चेहरे के ऊपर में, सबसे पहले आप अपने चेहरे, अगर चश्मा पहनते हैं तो चश्मा उतार करके फिर ही पहनिएगा। ये डाल लिया आपने, यहाँ पे आपने फिक्स कर लिया, पीछे डाल लिया। सेकंड लूप जो है वो आप उसके ऊपर डाल लीजिए। मास्क कुछ हैं जो एडजस्टेबल होते हैं, तो आप यहाँ पे उनको एडजस्ट करके टाइट कर सकते हैं, और उसके बाद में ये जो मेटेलिक स्ट्रिप जिसके बारे में मैं बता रहा था, इसको आप ठीक से अपने नाक के ऊपर, नाक की गोलाई के हिसाब से आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। तो इससे आपका मास्क मोटा मोटी एक अच्छी फिट में आ जाता है। ये मास्क ये मास्क जो है, इस मास्क को पहनने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सबसे कम कर देता है आपके चेहरे से ड्रॉपलेट्स निकलने को। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ये बड़ा टाइट फिटिंग होता है, और ये मास्क टाइट फिटिंग होना भी चाहिए। अगर मास्क टाइट फिटिंग नहीं है तो ये मास्क इफेक्टिव नहीं होगा, इसलिए इस मास्क का टाइट फिटिंग होना जरूरी है। अब इस मास्क को पहनने के बाद में खोलना कैसे चाहिए? मास्क हर समय पहन नहीं सकते हैं आप। अगर मास्क पहन लिए तो आप खाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे? तो इसके लिए ये जानना जरूरी है कि आप जब मास्क को खोलेंगे तो ये मास्क को खोलने के लिए, खोलने के बाद में आपका जो तरीका है मास्क को रखने का, आप एक सिंपल सा एक बोर्ड टाइप का कुछ भी चीज रख सकते हैं। तो आप जब खोलेंगे इसको, समझ लीजिए आप खोल रहे हैं इस मास्क को, खोलने के बाद में
आप यहाँ पे इसको ये लगा लीजिए, आपको यहाँ टच नहीं करना है, आप ये लगा लीजिए और इसको ऐसे करके रख सकते हैं। सिंपल ढंग से इसको आपने दूर में रख दिया, आपने खा लिया पी लिया और वापस इसको उठा करके आप फिर वही वापस ऐसे पहन सकते हैं। कहने का अर्थ ये है, कहने का मतलब ये है कि इसका जो सामने वाला सतह है, बाहर वाली बाहरी सतह है, इस सतह को आपको मिनिमम टच करना है। आप जितना कम इसको टच करेंगे आप उतने ही सेफ रहेंगे। दूसरे प्रकार का मास्क आता है जिसका नाम है 3 प्लाई सर्जिकल मास्क। सर्जिकल मास्क भी दो तीन कई तरह के होते हैं, 2 प्लाई 3 प्लाई। ये बेसिकली 2 सतही 3 सतही मास्क, इसके लेयर्स जो होते हैं 3 लेयर वाले सर्जिकल मास्क ही सबसे अच्छे होते हैं। वो अगर आपको मिले तो आप वो यूज करिए। कॉटन मास्क या क्लॉथ मास्क जो यूजुअली बोलते हैं ना, वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। इसको भी पहनने के लिए सामने वाले पोर्शन में आपको टच नहीं करना है, साइड वाले पोर्शन जो ईयर लूप्स है इससे पहन करके ही आपको इजिली डालना है। खोलने के समय में भी यहां से नहीं खोलना है, साइड से खोलना है। जब आप साइड से खोलेंगे जब आप साइड से खोलेंगे आप सामने वाले पोर्शन को टच नहीं करेंगे। और ये यूज एंड थ्रो मास्क होते हैं, इस मास्क को पहन करके आप बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। N95 भी एक्चुअली ओरिजिनली एक यूज एंड थ्रो मास्क ही होता था, मगर चूंकि N95 इतना मिल नहीं रहा है और महंगा भी होता है, इसीलिए ये कहा जाता है, हम लोग अपने हॉस्पिटल्स में आजकल ये कर रहे हैं कि पर डॉक्टर या पर हेल्थ केयर वर्कर 4 या 5 मास्क रख लेते हैं, उसको नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। पहले दिन जो मास्क पहना वो मास्क वापस से छठे दिन में पहनेंगे। तो ऐसे करके रोटेट करते करते पहनेंगे। ये वायरस 2 से 3 4 दिनों के अंदर में ये वायरस नष्ट हो जाता है, अपने आप पड़ा पड़ा खत्म हो जाता है। तो अगर आप पहले दिन पहने और वापस से आप अगर चौथे पांचवें या छठे दिन वो मास्क पहनेंगे तो ये मास्क के अंदर में जो वायरस लगा हुआ है, ये मास्क नेचुरल प्रक्रिया से ये वायरस खत्म हो जाएगा। तो ये बार बार पहना जा सकता है। कितनी बार? मास्क N95 पहनने के बाद में मास्क का फिटमेंट देखना जरूरी होता है। हवा मास्क के थ्रू निकले, ना कि लीक होकर के निकले, ये ध्यान रखने की जरूरत होती है। अगर लीक होकर के निकल रहा है यानी वो मास्क ठीक नहीं है। मार्केट में कई सारे ऐसे मास्क मिलते हैं जिसके अंदर में वाल्व या फिल्टर लगे हुए हैं, वो वाले मास्क नहीं पहनिए। वो मास्क सेफ भी नहीं है, इफेक्टिव भी नहीं है। वो मास्क आप नहीं पहनेंगे, वो खरीदिए मत, वो बेकार मास्क है। क्लॉथ मास्क का भी पहनने का यही तरीका है, मगर क्लॉथ मास्क से बेटर होता है सर्जिकल मास्क। अगर सर्जिकल मास्क ना मिले किसी कारणवश तो आप क्लॉथ मास्क पहनिए। क्लॉथ मास्क को भी पहनने के समय में याद रखिए कि बाहरी सतह के ऊपर में हाथ नहीं लगना चाहिए। आपके जो मास्क को होल्ड करने के लिए जो लूप्स हैं या फिर जो रिबन्स हैं, आप उन्हीं को पकड़ करके पहने, उन्हीं को पकड़ करके खोले, ताकि आपके हाथ कंटामिनेटेड ना हो। हमेशा ये याद रखिए, मास्क को पहनने से पहले आपको हैंड सैनिटाइजर लगाना है, मास्क को खोलने के बाद में आपको हैंड सैनिटाइजर लगाना है, ताकि मास्क के ऊपर में अगर कोई जीवाणु लगा हुआ भी है, वो जीवाणु हैंड सैनिटाइजर के लगने के वजह से आपके हाथ पे खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये हो गया। अच्छा, इसके साथ में एडिशनल कुछ एक प्रोटेक्टिव गियर यूज किया जा सकता है। वो क्या है? याद रखिए कि वायरस के शरीर में घुसने के कई तरीके हैं। एक तो नाक हो गया, मुंह हो गया, जिसके थ्रू आप जब सांस लेते हैं तो ड्रॉपलेट्स के माध्यम से वो ड्रॉपलेट्स अंदर घुसते हैं, या हवा में जब एयरबोर्न वायरस है तो अंदर आप सांस ले रहे हैं उसके साथ में घुस गया। ये वायरस मगर आंखों के रास्ते भी घुस सकता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ये इस प्रकार की चीज मिलती है, इसको कहते हैं फेस शील्ड। कई कंपनियों के आते हैं, कई प्रकार के आते हैं, कुछ होते हैं यूज एंड थ्रो, कुछ होते हैं रीयूजेबल। इसको मास्क पहनने, ये मास्क का विकल्प नहीं है। आप अगर ये पहन रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आप मास्क को आपके पहनने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है, मास्क तो पहनना ही है। उसके ऊपर में आप ये पहन सकते हैं, ये आराम से इसके ऊपर चढ़ जाता है, इट इज प्रीटी कंफर्टेबल। और ये वाला एक रीयूजेबल मॉडल है। कई ऐसे मॉडल्स आते हैं जो कि आप यूज एंड थ्रो कर सकते हैं, यानी आपने एक बार यूज किया उसके बाद में आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए।
दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जरूरी है जो लोग एक कंजेस्टेड एरिया में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग वहां पे बैठे हुए हैं, उनसे उनको इंटरैक्ट करने की आवश्यकता पड़ती है, उन लोगों के लिए ये जरूरी है। या फिर उन लोगों के लिए भी जो एक कोविड-19 के पेशेंट का देखभाल कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये एक लाभकारी वस्तु है, इसको यूज करना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट रेगुलेशन शायद अभी आए हैं जो बोल रहे हैं कि इनका इतना बेनिफिट नहीं है, मगर ये मानना जरूरी है कि भाई हम लोग जब आज आईसीयू में या कोविड वार्ड्स में हम लोग जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम लोग सबको ही एक फेस शील्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो और इतना महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ता आता है जो यूज एंड थ्रो फेस शील्ड है, इट्स वेरी वेरी चीप, वो यूज कर सकते हैं। ये उन लोग, ये सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनका एक्सपोजर का रेट, एक्सपोजर का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, उन लोगों को ये चीज यूज करनी चाहिए। तो ये तो हो गए पर्सनल प्रोटेक्शन की चीजें, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन, फिजिकल डिस्टेंसिंग। और एक चीज जो जरूरी है वो ये है कि क्लोज्ड, बंद एक रूम में एयर कंडीशनर चला करके बैठे रहना ये गलत है। जहां तक संभव हो कम एयर कंडीशनर यूज करें, जहां तक संभव हो खिड़कियां खुली रहे, जहां तक संभव हो एक दूसरे के पास में ना बैठे, अगर मीटिंग भी करे तो दूर दूर रहे, खिड़कियां खुली रहे, नेचुरल हवा चलती रहे, वही सबसे अच्छा होता है। सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनर्स कैन बी रियली बैड। सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनर होने की वजह से जो एयर, जो अगर एक कोने में भी किसी को संक्रमण हुआ है उसके शरीर से निकला, वो एयर अब्सॉर्ब हो जाएगा सेंट्रलाइज्ड एसी में, और उसके बाद में वही एयर रीसर्कुलेट होता रहता है तो वो दूसरे हिस्सों में पहुंच जाएगा। इसको भी ठीक करने के बहुत अच्छे अच्छे उपाय आ गए हैं। यूवी अल्ट्रावायलेट फिल्ट्रेशन यूनिट्स बैठाया जा सकता है सेंट्रलाइज्ड डक्ट्स में, जिससे हम लोग इस वायरस को डीनेचर कर सकते हैं। बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं अभी जो आ गई है मार्केट में, इजीली अवेलेबल है, कि सरफेसेस को क्लीनिंग कैसे किया जाए, ऐसे उपकरण आ गए हैं। अल्ट्रावायलेट की ट्यूबलाइट्स आ गई है कि शिफ्ट्स के बीच में उसको ऑन कर दिया तो सतह के ऊपर में अगर कोई वायरस है तो वो क्लीन हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काफी सारे रेगुलेशन है कि सफाई होनी चाहिए तो किस प्रकार की डिसइंफेक्टेंट के साथ में होनी चाहिए। ये सारी बहुत इजीली अवेलेबल है और हम लोग इस चीज के बारे में एक्टिवली डिस्कस कर रहे हैं और काफी कुछ इम्प्लीमेंट हो चुका है और भी होता रहेगा। जैसे जैसे साइंस इस वायरस के संक्रमण की के तरीके को और समझ पाएगी, वैसे वैसे नई चीजों का इस्तेमाल के बारे में समझा जाएगा और उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। तो ये हो गया आपका पर्सनल प्रोटेक्शन, ये कैसे कैसे किया जाए। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलने के पहले कुछ एक नियम हमेशा बांध लीजिए, हमेशा करना है। एटलीस्ट आने वाले 2 सालों तक करना है, बात की बाद में सोचेंगे, बट फिलहाल 2 सालों तक, 1.5 से 2 सालों तक ये करना है। पहली चीज ये कि मिनिमम चीजें लेके घर से निकलना है। बहुत सारी चीजें लेके घर से नहीं निकले, वो जमाना गया जब आप 10 चीज लेके निकलते थे, चाहे ये भी जरूरत पड़ सकती है, वो भी पड़ सकती है, लेट मी टेक एवरीथिंग एंड देन गो। मैं अपने फैक्ट्री ऑफिस जा रहा हूँ तो मैं बहुत सारा सामान लेके जाऊंगा, वहां पे बैठ करके कुछ घर का भी काम करूंगा, कुछ ऑफिस का काम करूंगा, और वापस लौटते हुए ऑफिस का भी कुछ सामान लेकर के आऊंगा ताकि मैं घर में बैठ करके काम कर सकूं। वो जमाना गया। मिनिमम चीजें घर से लेके जानी है, मिनिमम चीजें ऑफिस से घर आनी है। और ऐसा क्यों? जितनी चीजें बाहर से आप घर के अंदर लेके आएंगे, आप अपना रिस्क, अपने परिवार वालों का रिस्क इन्फेक्शन होने का बढ़ा रहे हैं। तो आप जब बाहर निकलेंगे, नो वॉच, नो ज्वेलरी, वॉलेट भी छोड़ दीजिए, एक पतला सा पाउच रखिए, उसके अंदर में पैसे, क्रेडिट कार्ड रखिए, कॉइन्स रखिए। मिनिमम चीजें, आईडी कार्ड एक रख लिया, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है लेके घूमने की। जो जूते आप पहनते हैं वो जूते घर से बाहर ही रहे, अंदर नहीं लाना है।
हालांकि ये कहा जाता है कि शायद जूतों से इतना ज्यादा होता नहीं है, बट क्यों रिस्क लेना है? वाई डू यू वांट टू इंक्रीज? और ऐसे भी बाहर में यूज हुए हुए जूते घर में घुसाए, ये हमारे कल्चर में भी नहीं है, तो वी कैन अवॉइड दैट। बाहर जब निकलते हैं तो मास्क को सारा पहन करके निकले। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब भी यूज करेंगे, जहां तक संभव हो पर्सनल ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। पर्सनल ट्रांसपोर्ट में भी देखिए, एक गाड़ी में दो से ज्यादा व्यक्ति ना बैठे, वो भी डायगनली सीट में बैठे, आसपास में ना बैठे। अगर आप ओला उबर यूज करते हैं तो सिंगल पर्सन ही अंदर घुसने से पहले हैंड सैनिटाइजर मास्क वास्क लगा ले, स्वच्छता है या नहीं, और एसी मत चलाइए गाड़ी में। अगर आप टैक्सी यूज कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, तो वो क्लोज नहीं होना चाहिए, विंडो ओपन रख करके बैठिए ताकि हवा चलती रहे। वायरस अगर किसी के शरीर से निकला भी है तो वो हवा के साथ में बाहर निकल जाए। जहां तक संभव हो पर्सनल व्हीकल यूज करिए, अगर नहीं संभव है ट्रांसपोर्ट आपको यूज करना पड़ रहा है पब्लिक, तो फिर ये वाली चीजें यूज करनी है। और फिजिकल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करके ही चलना पड़ेगा। घर से निकलने के समय में आप मिनिमम चीजें लेकर के जाएंगे। आपकी ऑफिस में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ऑफिस में हर समय यूज करनी पड़ती है, तो वो ऑफिस में ही रहे, फैक्ट्री में ही रहे, वहीं पे आप यूज करिए, उसको वहीं पे रखिए। बहुत जरूरी ना हो, अनिवार्य ना हो, तो ऑफिस वाली चीजें घर पे ना लाएं। और अगर घर पे लेकर के आप आ रहे हैं, कोई भी सामान लेके आए, अगर वो खाने की चीज नहीं है तो उसको क्लीन करना होगा। उसको कैसे क्लीन करना होगा? या तो आप यही हैंड सैनिटाइजर यूज करिए, उससे उसको क्लीन कर लीजिए, एक कपड़े से या एक रुई से लेकर के जस्ट क्लीन इट प्रॉपरली एंड देन गेट इट इनसाइड द हाउस। और अगर खाने की चीज है तो देखिए, यूजुअली ये कहा जाता है कि खाने की चीजों के ऊपर में वो वायरस पड़ करके फिर उसको खा लिया, अंदर चला गया, ऐसा होता नहीं है। बट फिर भी मैं क्या करता हूँ, मेरे घर में एक अल्ट्रावायलेट बॉक्स लगाया हुआ, उसके अंदर सामान डाल दिया, अल्ट्रावायलेट से उसको सैनिटाइज कर दिया 3-4 मिनट 5 मिनट, उसके बाद में उसको अंदर ले गया। वो भी उतना भी, वो शायद ओवर रिएक्शन है, ज्यादा करना पड़ रहा है। ये भी एक सत्य है कि हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल से हम लोग जो भी चीज लाते हैं उसके ऊपर में वायरस के बैठे रहने का चांस काफी होता है। मगर एक साधारण नॉर्मल पॉपुलेशन में जो हेल्थ केयर वर्कर नहीं है, उन लोगों के लिए शायद इतनी की करने की जरूरत नहीं है। जस्ट नॉर्मल क्लीनिंग करके घर में घुसाए तो भी इनफ है। बात उठती है खाने पीने के सामानों का क्या किया जाए। अगर वो रॉ फूड प्रोडक्ट है, जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, ग्रोसरी आइटम्स हैं, उन सब चीजों को बहुत ज्यादा सैनिटाइजेशन करने की आवश्यकता पड़ती नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स आर एनी विच वे कुक्ड, पका करके ही खाते हैं। जब वो पकाया जाता है उसमें वायरस खत्म हो जाता है। कुछ एक चीजें होती है जो हम पकाते नहीं है, उनको अगर आप सैनिटाइज करें तो कुछ मार्केट में आईटीसी और कुछ कुछ कंपनियों ने प्रोडक्ट्स भी निकाल दिए हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को क्लीन करने का। कारगर कितना है मालूम नहीं है, सबसे सिंपल Doctor, you're not audible right now. इससे ज्यादा की उससे ज्यादा की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डॉक्टर, यस। बीच में आपका वॉइस पूरा ब्रेक हो गया था, तो आपने ओके सो इफेक्टिव है हाँ, फ्रॉम द। हाँ। ओके सो ये जो प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इन सब की कितने एफिकेसी है, कितना, ये सब कुछ मालूम नहीं है। बहुत सारे हैं, सब इतनी सारी चीजों की आवश्यकता देखिए है नहीं। खाने के सामान को डिटर्जेंट से धोना नहीं है, साबुन से धोना नहीं है, ये याद रखिएगा, क्योंकि साबुन अगर शरीर के अंदर जाएगा ये बड़ा हानिकारक होता है। आप जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेके आ रहे हैं, इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को आप नॉर्मल पानी में भी भिगा करके सुखा लीजिए और फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। ऐसे ही लाके फ्रिज में स्टोर कर लीजिए, या फिर पानी के अंदर में मैग्नीशियम पोटेशियम परमैंगनेट डाल करके उसके अंदर थोड़ी देर सोख करके उसको निकाल के सुखा करके वापस आप फ्रिज में डालिए। दैट इज ऑल्सो गुड इनफ। कैंट करके एक कंपनी है जिसकी वेजिटेबल क्लीनर एक आती है, उसको यूज कर सकते हैं। आईटीसी का वेजिटेबल क्लीनर लिक्विड आता है, उसके अंदर सोक कर सकते हैं। ये सारी चीजें यूज की जा सकती है। मेरा ये मानना है, सबसे सिंपल चीज ये है, जो खाएं पका हुआ खाएं। पका हुआ नहीं है तो खाना नहीं है। और पका हुआ का मतलब ये नहीं कि काट करके रेडी हो गया, नहीं।
वार्म किया हुआ होना चाहिए, गर्म किया हुआ होना चाहिए। गर्म की हुई चीज स्वादिष्ट भी होगी और सेहतमंद भी होगी, आपको इन सब संक्रमणों से बचा के रखेगी। तो ये सबसे सिंपल और सबसे बढ़िया उपाय है। फ्रूट्स को कैसे किया जाए? फ्रूट सैलेड बनाइए, माइक्रोवेव के अंदर में 3 से 5 मिनट के लिए घुमा दीजिए, आपका जीवाणु खत्म, आराम से खाइए, कोई असुविधा नहीं है। या फिर उसको कुछ घंटे के लिए बाहर रख दीजिए, छिलका निकाल करके जो चीज खाएंगे अंदर तक वायरस नहीं घुसेगा। और ये वायरस, ये प्रमाण भी नहीं है इस चीज का कि खाने की वस्तुओं से तो वायरस फैलता है, इस चीज का कोई प्रमाण नहीं है। 6 महीने में नहीं तो केस स्टडीज ऐसी आ चुकी होती जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि फलानी खाने की वस्तु के ऊपर में वायरस लगा हुआ था, उसको खा लिए और संक्रमण हो गया। ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा हो नहीं रहा। तो साफ सफाई के लिए दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि प्लास्टिक के बॉक्सेस हो गए या कार्डबोर्ड के बॉक्सेस हो गए, उनको साफ करके आप अंदर ले आइए, या फिर 3 दिन के लिए घर के किसी कोने में ऐसे ही छोड़ दीजिए, वो वायरस 3 दिन में मर जाएगा, आप फिर आप आराम से यूज करिए, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन ऑर्डर करिए चाहे खाना आप, हाँ, अगर ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, स्विगी जोमेटो काफी सारी कंपनी आ चुकी है जो घर में खाना डिलीवर करती है। उसमें एक समस्या ये है कि जो डिलीवरी बॉय है, आप सबको को मालूम होगा, दिल्ली में एक डिलीवरी बॉय था जिसका पिज्जा डिलीवर कर रहा था, तो 50-70 कितनी फैमिलियों को क्वारंटीन में। तो चूंकि इतने सारे फैमिलीज में वो गया, इतने सारे घरों में जा करके इस पिज्जा डिलीवरी बॉय ने पिज्जा डिलीवरी की, मगर उनमें से किसी को भी कोरोना वायरस का संक्रमण पाया नहीं गया। इससे ये साबित होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को यह संक्रमण तभी होगा जब कुछ मिनटों तक, कुछ सेकंड नहीं, 10, 15, 20 सेकंड, मिनट तक आसपास में बैठे हुए हैं, क्लोज कांटेक्ट में हैं, बंद जगह में हैं, एक के शरीर से वो वायरस निकला दूसरे के शरीर में घुसा, ये वाली चीजें जब होती है तभी संक्रमण होता है। अगर मास्क पहना हुआ है, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं और फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं, तो संक्रमण होने का चांस कम है। घर में अगर वो खाने की वस्तु आ रही है, पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट अगर है, तो पैकेजिंग जो है, उस पैकेजिंग को आप या तो बाहर ही डिस्कार्ड कर दीजिए, और अगर लेके भी आना पड़े तो उसको आप किसी भी सरफेस क्लीनर से साफ कर सकते हैं, एंड सैनिटाइजर से साफ कर सकते हैं, लाइजॉल और इत्यादि वो सब लिक्विड्स भी यूज कर सकते हैं। घर को कैसे साफ करना है? घर को साफ करने के लिए फिनाइल यूज करिए, या लाइजॉल सरफेस डिसइंफेक्टेंट यूज करिए, या फिर सिंपल सा ब्लीचिंग पाउडर लीजिए, 7 ग्राम से 10 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला लीजिए, आपका होममेड ब्लीचिंग डिसइंफेक्टेंट रेडी है, आप उसको यूज करिए। एक ही समस्या है, एक जगह में बार बार अगर ब्लीचिंग पाउडर लगाएंगे तो वो जगह का नेचुरल कलर फेड आउट हो सकता है। ये आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे आप अगर कोई कॉमन एरिया जहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर यूज कर सकते हैं, आराम से यूज करिए। अगर फर्श खराब होने का चांस रहे तो लाइजॉल या फिर कोई भी सरफेस अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का सरफेस डिसइंफेक्टेंट फिनाइल बेस्ड यूज कर सकते हैं। वायरस के प्रति, वायरस को समाप्त करने, खत्म करने के लिए ये कारगर है, ये यूजफुल है, इफेक्टिव है। तो ये हो गया आपका। अब घर में घुस रहे हैं आप, घर में आपने सामान की व्यवस्था कर ली। आप जब घर में बाहर से आए हैं, आप जब घर के अंदर आएंगे तो सबसे पहला काम यही करिए, सीधा बाथरूम में जाइए, कपड़े वहीं खोलिए, नहा धो करके ही फिर निकलिए, और उसके बाद ही घर वालों से घर के कॉमन एरियाज में जा करके बैठिए। उससे पहले आप प्लीज इंटरैक्शन नहीं करिए। पहला काम बाहर से वापस जब घर आएंगे इज टू टेक अ शावर एज फार एज पॉसिबल। ये भी नहीं कि 2 मिनट के लिए घर से बाहर निकले, पोस्टमैन से चिट्ठी लेने के लिए घर के अंदर घुसे और उस समय में आपको कह दिया आपकी धर्मपत्नी ने, जाओ भाई नहा के आओ।
ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, शायद इतनी की ज़रूरत नहीं है। बट जहाँ तक संभव हो, बाहर अगर काफ़ी देर तक रहे हैं, वापस आ रहे हैं काम से, ऑफिस से वापस आ रहे हैं, टेक अ शावर, इट्स द बेस्ट थिंग टू डू। डिस्कार्ड द क्लोथ्स, कपड़े निकालिए, वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए, या फिर बाल्टी में पानी भर के डिटर्जेंट डाल करके उसको सोक कर लीजिए, हाथ वाथ धो लीजिए और नहा लीजिए आप। तो ये सबसे सेफेस्ट वे यही है। घर के अंदर में जहां तक हो सके एयर कंडीशनर का यूज कम करिए, बिजली भी बचेगी, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है। और अगर आपके अंदर में वो संक्रमण है और आप एक क्लोज स्पेस के अंदर में बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ में बैठे हुए हैं, तो उनके भी संक्रमण होने का चांस कम रहेगा। तो एयर कंडीशनर कम यूज किया जाए, इसका ध्यान रखिए। अब सवाल उठता है कि आप घर से बाहर जाने का आपने देख लिया, घर के अंदर आने का आपने समझ लिया। ये तो हो गए वायरस से बचाव की प्रक्रियाएं, जो कि एक्सटर्नल है। इंटरनल, खुद के अंदर में क्या ऐसी चीज की जाए कि वायरस या तो आपको अटैक ना करे, या फिर अगर वायरस आपको आ भी जाए शरीर में तो योर बॉडी टेक्स केयर ऑफ इट, आपका शरीर उस वायरस से लड़के विजयी हो जाए। इसके लिए इम्यूनिटी शब्द का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। इम्यूनिटी बढ़ाओ, ये दवाई खा लीजिए, वो टॉनिक पी लीजिए, ये चीज कर लीजिए, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। इम्यूनिटी बढ़ गई आपकी, आपका संक्रमण नहीं होगा, या होगा तो आपका शरीर लड़ लेगा। ये गलत धारणा है। लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। इम्यूनिटी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। इम्यूनोलॉजी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक। ये एक ऐसा साइंस है जिसके बारे में बहुत कुछ अभी भी नहीं मालूम है कि शरीर संक्रमण से कैसे लड़ता है। इनफैक्ट इम्यूनिटी सिर्फ संक्रमण से ही हमको नहीं बचाती है, कैंसर से भी हमको बचाती है। कैंसर जब शरीर में होता है, कुछ ऐसे कण, ऐसे सेल्स हैं जो रोग हो जाते हैं, बदमाश बन जाते हैं। वो कहते हैं कि हम आपकी व्यवस्था नहीं मानेंगे, हम खुद का प्रोडक्शन इतना बढ़ाएंगे कि हम ही पूरे शरीर को हम ही अपने कब्जे में कर लेंगे। इसी को कैंसर कहते हैं। उससे भी इम्यूनिटी लड़ती है। ये जो बदमाश रोग सेल्स हो जाते हैं, इनको इम्यूनिटी काबू में रखती है। इट इज द पुलिसमैन ऑफ आवर बॉडी। अब इम्यूनिटी को इम्प्रूव, देखिए, इम्प्रूवमेंट ऑफ इम्यूनिटी एक गलत शब्द है। सबसे अच्छा क्या होता है कि आपकी फिजिकल फिटनेस को आप बरकरार रखिए। फिटनेस जो है, यही चीज आपको आप रोगों से लड़ने की क्षमता देगी। तो उस चीज को आप कैसे सुदृढ़ कर पाए, उस चीज को कैसे इंप्रूव कर पाए। सभी को ये पूछना है कि क्या ऐसी चीज खाई जाए जिससे संक्रमण होने का खतरा कम हो, संक्रमण हो तो माइल्ड हो, सीवियर ना हो। खाने से पहले करने की जरूरत है क्या? वर्जिश, एक्सरसाइज। मॉडरेट टू सीवियर टू हाई इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी जो लोग करते हैं, उनके अंदरूनी अंग बहुत सुचारू ढंग से काम करते हैं। उन लोगों को अगर संक्रमण हो भी तो शायद संक्रमण ज्यादा सीवियर नहीं होगा। ये भी पाया गया है जो लोग फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल को मानते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, वही लोग हेल्दी ज्यादा होते हैं, वही लोग काम ज्यादा कर पाते हैं, उनका एफिकेसी ज्यादा होती है, वही लोग बीमार कम पड़ते हैं, उन्हीं लोगों को डायबिटीज कम होता है, हाइपरटेंशन कम होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 45 मिनट तक मॉडरेट टू हैवी इंटेंसिटी एक्सरसाइज की जाए। कुछ लोगों को बीमारियां कुछ एक होती है जिसकी वजह से हर एक एक्सरसाइज हर कोई कर नहीं सकता है। आप अपने फिजिशियन या इवन बेटर फिजियोथेरेपिस्ट से जान लीजिए कि आपके शरीर के हिसाब से आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो एक्सरसाइज आप रेगुलरली करिए, दिन में मिनिमम 5 दिन करिए।
वो करने से आपके शरीर में संक्रमण की आसार भी कम होंगे और अगर हो भी जाता है तो सीवियरिटी कम होगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ एक एक्सरसाइजेज और भी होते हैं जो फेफड़ों के लिए अच्छे होते हैं, आलोम विलोम इत्यादि, प्राणायाम, ये सब करना चाहिए, अच्छी बात है। कुछ एक गैजेट्स मिलते हैं जिसको इंसेंटिव स्पायरोमीटर कहते हैं, वो करेंगे तो फेफड़े दुरुस्त रहते हैं। ये सब करने से पहले आप अपने फिजिशियन या अपने हेल्थ केयर जो भी आप जिससे भी सलाह लेते हैं उससे बात करके आप शुरू करिएगा। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज टू इम्प्रूव योर बॉडीज फिटनेस टू बी एबल टू फाइट दिस इन्फेक्शन और एनी अदर इन्फेक्शन फॉर दैट मैटर। इसके बाद में प्रश्न उठता है कि अच्छी चीज क्या खाई जाए जिससे शरीर स्वस्थ रहे, रोगों से लड़ने की क्षमता बनी रहे। ज्यादा वेजिटेबल्स, ज्यादा फ्रूट्स, प्रोटीन युक्त खाना, कार्बोहाइड्रेट कम हो। इस खाने से, इस प्रकार के इन खानों को खाने से ये होता है कि इन्फेक्शन का चांस, इन्फेक्शन के कोई भी किसी भी प्रकार के रोगों का चांस कम होता है। प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, मगर जिन लोगों को किडनी की समस्या है उन लोगों को प्रोटीन का थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन रहता है, इसलिए अगर हाई प्रोटीन डाइट में जाते हैं तो उससे पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात कर लें या अपने डाइटिशियन से सलाह कर लें। खाने के अंदर में और क्या क्या चीजें हैं जो कि शरीर के सेहत को बेटर करती है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B6, जिंक, विटामिन सी, ये वाली कुछ एक वस्तुएं हैं जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। कैन बी फॉर इम्यूनिटी बढ़ती है, अगेन आई एम यूजिंग दैट वर्ड, बट इस इन सब से इन्नेट इम्यूनिटी, इन सब से शरीर की प्रतिरोधक क्षमताएं बेटर होती है। तो ये चेष्टा करनी चाहिए कि ये आपके खाने में हो, और अगर खाने में नहीं हो तो आप अलग से इन सब विटामिन का दवाई या सप्लीमेंट कुछ महीनों तक ले सकते हैं। फिर सलाह के बाद में आप अपने डॉक्टर से सलाह करके ही ये दवाइयां लीजिएगा, दवाई नहीं, ये सप्लीमेंट्स लीजिएगा, ताकि इससे अगर आपको कुछ हानि होने का रहे तो वो आपको बता सके। ठीक है, तो ये आपको इसके बारे में यू शुड एक्टिवली थिंक अबाउट इट। इसके साथ में ऐसी कुछ खाने की चीजें होती है जैसे कि ओमेगा 3 मछलियों में होती है। वेजिटेरियन फूड सोर्स में ओमेगा 3 सबसे ज्यादा होता है फ्लैक्स सीड ऑयल में। फ्लैक्स सीड ऑयल इजिली अवेलेबल है, फ्लैक्स सीड अवेलेबल है, अलसी नाम से हिंदी में जाना जाता है। ये इसको आप ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करें। ये इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रहती है, ये इन्फ्लेमेशन कमाता है, शरीर के लिए अच्छा होता है, ये लेना चाहिए। ये याद रखिए कि कोविड-19 एक विचित्र प्रकार की बीमारी है, ये नई बीमारी है, इसके बारे में इतना समय हमें मालूम नहीं था। पिछले 6 महीनों में काफी कुछ जाना गया है और भी बहुत कुछ जानना बाकी है, मगर जो जाना गया है वो ये है कि इसके 20 से 40% लोगों को संक्रमण होने के बावजूद लक्षण नहीं होते हैं, जिनको कहा जाता है कि एसिम्प्टोमेटिक करियर है। इनका शरीर में ये घुस जाता है, संक्रमण घुसने के बावजूद लक्षण पैदा नहीं होते हैं, या इतने मामूली से होते हैं कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि उनको ये संक्रमण हुआ है। जिन लोगों को संक्रमण होने के बाद में लक्षण होते हैं उनके सबसे कॉमनेस्ट लक्षण, सबसे ज्यादा लक्षण क्या चीज पाया जाता है? बुखार। सबसे कॉमन यही है, बुखार। बुखार के साथ में गले में खराश, गले में दर्द, खांसी आना, नाक जाम होना, छींके आना, और जब ये थोड़ा बढ़ जाता है तो सांस की तकलीफ होनी। ये सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम्स है। अनकॉमन या थोड़े कम कॉमन जो पाए जाते हैं वो ये है कि थोड़ा सा डायरिया जैसा होना, पतले स्टूल्स लगने। कुछ लोगों का, बहुत सारे लोगों का सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट न्यू ऑनसेट, सूंघने की क्षमता, खाना खाते हैं तो टेस्ट इम्पेयर्ड हो जाता है, ये भी होता है। कुछ लोगों का आंखों का इरिटेशन हो जाना, ये भी होता है। बहुत कम ऐसे भी लोग हैं जिनके हार्ट के ऊपर में ये इफेक्ट करता है तो धड़कन को बढ़ाता घटाता है, ये भी होता है। कुछ लोगों का ब्रेन को अटैक करता है तो उन लोगों की कॉन्शियसनेस लेवल कम हो जाती है। कुछ लोगों की किडनी इफेक्टेड होती है, कुछ लोगों का स्किन रैशेस हो जाता है।
तो ये वाले सिम्टम्स पाए जाते हैं, मगर मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है बुखार, खांसी, फेफड़ों सांस फूलना, छाती में हल्का फुल्का दर्द होना, यही सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम पाए जाते हैं। गले में खराश। तो अगर किसी को भी आने वाले कुछ महीने सालों तक, 1-2 साल तक, अगर किसी को भी बुखार थोड़ा भी हो, फैक्ट्री नहीं आना है, ऑफिस नहीं आना है, घर पे ही रहना है, अकेले रूम में रहना है, किसी को आसपास नहीं आने देना है, और अपने डॉक्टर से इमीडिएटली सलाह लेनी है। देखिए, ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप डॉक्टर्स का फीस भरे, नॉट दैट इज नॉट द, इफ योर डॉक्टर इज योर फ्रेंड, ही वुड माइंड यू कॉलिंग हिम रिपीटेडली, एंड आप आपके डॉक्टर से रेगुलर सलाह करते रहिए। जब भी अगर आप ये देखें कि आपको हल्का भी बुखार जैसा लग रहा है, बेटर है कि आप, और आजकल तो गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि आप ऑनलाइन फोन के माध्यम से आप अपने डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं। पहले ये अलाउड नहीं था, अब ये अलाउड हो गया है। तो आप सलाह ले लीजिए, मगर सबसे पहला कार्य ये करना है कि आप ना ऑफिस जाएंगे, ना फैक्ट्री जाएंगे, और आप अपने रूम में अकेले रहेंगे जब तक इस चीज का विश्लेषण ना हो जाए कि ये किस चीज का बुखार है, क्यों आया है। तब तक आप आइसोलेटेड रहिए। क्यों? इसलिए कि भाई, एक बार अगर किसी को होता है, इससे दूसरे को फैलता बहुत जल्दी है। संक्रमण की ये जो जो सीक्वेंस है, जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन, इसको तोड़ना है ताकि कम लोगों को ये संक्रमण हो। तो ये हो गया सिम्टम्स। कुछ लोगों को बहुत कमजोरी आती है, कुछ लोगों का एपेटाइट चला जाता है, थोड़ा सा कुछ करते ही एकदम थक जाते हैं। कुछ लोगों का संक्रमण खत्म होने के बाद में भी ये वीकनेस, टायर्डनेस कई कई महीनों तक चल सकता है, ये भी होता है। तो सबसे पहला काम यही करना है। अच्छा, ये हो गया कि कोई व्यक्ति ऑफिस आ गए, फैक्ट्री आ गए, आने के बाद में लग रहा है कि बुखार हो गया। देखिए, आप जब घुसेंगे तो एक टेम्परेचर आपका चेक होगा ऑफिस में या फैक्ट्री में। उस समय हो सकता है कि आपको बुखार ना हो, मगर आप बैठे हैं और वहां पे आपको ऐसे लग रहा है, तो आप तुरंत खबर करिए, तुरंत जाइए, खुद टेम्परेचर अपना चेक करिए। अगर 99 भी हो आपका टेम्परेचर, इसका मतलब है आपको बुखार है। तुरंत आप घर चले जाइए, रहिए नहीं। तुरंत आपके HR मैनेजर या आपके सीनियर मैनेजमेंट में किसी को भी खबर करिए कि देखिए बुखार है मुझे, और मैं, और आपको ये अलाउ किया जाएगा कि आप घर जाइए। ये आपके दायित्व के क्षेत्र में आता है कि आपको अपने सेहत की सुरक्षा तो रखनी ही है, करनी ही है। आपको अपने सहपाठी, आपके सहकर्मी की सेहत की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। ये एक साझा जिम्मेदारी है हम सबकी, ताकि हम संक्रमण के इस जाल को हम काट पाए, इस सीक्वेंस को हम तोड़ पाए। ये हमारी सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ एक प्रश्नावली मुझे मिसेस अग्रवाल ने भेजा था, तो उसमें से मैं देख रहा हूं कि देखिए, सिम्टम्स और होते हैं, किसी भी तबीयत खराब हो सकती है, किसी की गलती नहीं है। अभी जो हो रहा है, हम लोग जो देखते हैं, पेशेंट को बुखार हुआ है, हम कहते हैं कि भाई आप कोविड का टेस्ट करा लीजिए। लोग डरने लग गए हैं। कोविड नहीं, नहीं, आप बाकी सारा करा लीजिए, कोविड मत कराइए, बड़ा झमेला होगा, आस पड़ोस के लोग परेशान करेंगे, स्वास्थ्य भवन वाले लोग आकर के परेशान करेंगे, थाने वाले लोग आ जाएंगे। देखिए, इलाज तो तभी पुख्ता और अच्छा होता है जब डायग्नोसिस पक्की हो। अगर आप टेस्ट ही ना करें तो आपका डायग्नोसिस कैसे हो, और अगर डायग्नोसिस ही अच्छी ना हो तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे। ये संक्रमण किसी को भी हो सकता है, ये अपराध नहीं है। जिसको संक्रमण होता है वो एक विक्टिम है, वो क्रिमिनल नहीं है। और किसी को अगर ये होता है इन्फेक्शन, तो हमारा ये एक, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उसकी मदद करें। We all have to help the person who's become a victim of COVID-19 rather than stigmatize that person कि आपको ये हो गया, आपने जरूर कुछ गलत गलत किया है। नहीं, नहीं, किसी को भी हो सकता है, एनीबडी कैन गेट इट। आप डिपार्टमेंटल स्टोर में गए थे,
घर के सामान खरीदने के लिए क्लोज स्पेस है, किसी ने खांस दिया छींक दिया पता भी नहीं चला, वहां पे खड़े हैं, आपको संक्रमण हो गया, ये भी हो सकता है, संभव है। इसमें अपराध थोड़ी है किसी का। इसलिए स्टिग्मेटाइज ना करें, हेल्प करें। और अगर किसी को होता है तो उसका फोटोग्राफ, अगर उसको लेने के लिए कोई आया है तो, टेस्टिंग के लिए कोई आया है तो उसका नाम व्हाट्सएप में या सोशल मीडिया में देना, ये एक अपराध है, ये गलत चीज है, ये नहीं करनी चाहिए। लोग करते हैं कि इस बिल्डिंग में इस व्यक्ति को, इस परिवार को हो गया है, ये क्राइम है। पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करना, उन्हें अपमानित करना, ये गलत है, ये ना करें, ये बहुत गलत खराब चीज है। हम अपनी फैक्ट्री में और ऑफिस में हम क्या करेंगे अगर किसी को हो जाए? हम व्यवस्थाएं करेंगे, व्यवस्था ऑलरेडी है। हम उन व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करेंगे कि हम हमारे ही लोगों को बचा पाए, हमारे लोगों की सुरक्षित की सेहत की सुरक्षा कर पाए। इसके लिए हम लोगों को कुछ एक चीजें हमारे पास में होनी चाहिए। ऑक्सीजन की व्यवस्था, इमीडिएटली हमको ट्रांसपोर्ट करनी पड़े, पीपीई किट की व्यवस्था की, अगर कोई सहकर्मी उनकी मदद करना चाहे तो वो पीपीई किट पहन ले ताकि खुद का बचाव हो और सुरक्षित ढंग से संक्रमित व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचा सके, अगर हॉस्पिटल के लेके जाने की जरूरत है, या घर में पहुंचा सके अगर उनको घर में ही ट्रीटमेंट करना हो तो। अगर किसी को बुखार हो तो उनके लिए एक सेपरेट रूम बना दिया जाए जहां पे जाकर के आपके डॉक्टर, आपके प्लांट के डॉक्टर पीपी किट पहन करके जा करके उनके उनकी देखभाल करें। ये सारी चीजों की व्यवस्था है और भी बेटर की जाएगी, तो ये हम लोग जरूर करेंगे। अच्छा, कोविड 19 की टेस्टिंग क्या होती है? अभी तक अप्रूवल सिर्फ इंडिविजुअल डायग्नोसिस के लिए स्वॉब टेस्ट ही है। नाक के रास्ते से एक पतला सा रुई का स्टिक घुसाया जाएगा, उस स्टिक को अंदर घुसा करके उसके अंदर में जो म्यूकोजा है वहां से सेक्रीशन को ले करके मशीन में घुमाया जाएगा। ये देखा जाएगा कि उस मटेरियल के अंदर में वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, यानी अगर वायरस का जेनेटिक मटेरियल है तो इसका मतलब ये है कि वायरस शरीर के अंदर में घुसा है, इसका मतलब ये है कि उनको कोविड 19 का संक्रमण हुआ है। यही एक टेस्ट है जो डायग्नोसिस के लिए, इंडिविजुअल डायग्नोसिस के लिए अभी तक मान्य है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी अनुमति दे रखी है। बाकी एंटीजन का टेस्ट, एंटीबॉडी का टेस्ट, ये अभी तक अच्छी क्वालिटी के आए नहीं हैं और ये आएंगे, बट अभी तक उनके स्टैंडर्डाइजेशन हुए नहीं है। ये माना जाता है, जो सबसे बड़े साइंटिस्ट है दुनिया के, ये माना जाता है कि शायद सितंबर, अक्टूबर या नवंबर के महीने तक हमारे पास में अच्छी क्वालिटी के स्टैंडर्डाइज एंटीबॉडी किट्स आ जाएंगे, जिससे हमको करंट इन्फेक्शन या पास्ट इन्फेक्शन दोनों के बारे में अनुमान एक लगाया जा सकेगा, एक एक्यूरेट अनुमान लगाया जा सकेगा। मगर उसमें अभी समय है, उसमें अभी समय है। फिलहाल तो नेजोफैरिंजियल स्वॉब ही है और कई सारी लेबोरेटरियां कलकत्ता में, दूसरे जगहों में कर रही है। आपकी लोकल लेबोरेटरीज कौन सी है? हर क्षेत्र के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की वेबसाइट में जाकर के आपको ये खबर मिल सकती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की वेबसाइट में भी हर क्षेत्र के लेबोरेटरीज जो ये आरटीपीसीआर टेस्ट कर रहे हैं, इसकी सूची एक बनी हुई है, वो हम डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ पे भी हमारी फैक्ट्री है, हमारे ऑफिस है, वो सारी प्रोवाइड कर दी जाएगी, नंबर्स लेकर के वहां पे रख दिए जाएंगे कि किसी को भी अगर टेस्ट करवाना है तो ये नंबर्स हैं, यहाँ पे जाकर के इन लेबोरेटरी में कांटेक्ट करके यहाँ पे जाके टेस्टिंग की जा सकती है। कुछ एक जगहों में होम कलेक्शन भी संभव है, कैलकाटा में होम कलेक्शन संभव है। कुछ एक तो टेस्टिंग के लिए कम लेबोरेटरीज ही है, टेस्टिंग की कम लेबोरेटरीज है जो कि अप्रूव्ड है, और नई नई लेबोरेटरीज का अप्रूवल आ रहा है। सरकार इसके लिए काम कर रही है, बहुत तेजी से काम कर रही है। इतना आसान नहीं है इस टेस्ट को करना, क्योंकि सैंपल जब आता है उसके अंदर में वायरस होता है। उस वायरस को ठीक से अगर प्रोसेस ना किया जाए तो जो टेस्ट कर रहा है, जो व्यक्ति बैठा है, टेक्नीशियन बैठा है, डॉक्टर बैठा है, उनको भी संक्रमण का खतरा रहता है। इसलिए वायरस का वो जो सैंपल आता है उसको यूज करना, उसको डिस्कार्ड करना, उसको डिस्पोज करना, इन सब की एक नियमावली होती है। उस नियमावली को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए इतना आसान नहीं है। क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है कि अभी तक इतना टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, अभी तक हमारे पास में इतने
सरंजाम कर नहीं पाए हैं, ऐसा क्यों? एक्चुअली में फिजिकली करना बहुत डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है, बट फिर भी हो रहा है। पिछले 4-5 महीनों में हम लोगों ने आगे की तुलना से हमने काफी उन्नति की है इस क्षेत्र में, और आप आगे भी होगी। तो ये हो गया टेस्टिंग का। 80% से 85 से 90% लोगों का ट्रीटमेंट घर पे संभव है। माइल्ड सिम्टम होते हैं, ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा गिरता नहीं है, पल्स ऑक्सीमीटर लगा करके ऑक्सीजन देखते रहेंगे। बुखार की टैबलेट्स आ गई है, कुछ एक वायरस को मारने की भी ओरल टैबलेट्स, खाने वाली टैबलेट्स उपलब्ध हो गई हैं, जिनके बारे में अभी भी विश्लेषण चल रहा है कि ये कितनी कारगर है। मेरा ये मानना है कि अच्छी है, खराब नहीं है। खाली टैबलेट्स की मात्रा बहुत है, मगर ये काम फिर भी थोड़ी बहुत कर रही है, हेल्प हो रहा है। इस बीमारी में सबसे बड़ी समस्या ये है कि सांस की तकलीफ संग संग शुरू नहीं होती है, सांस की तकलीफ देरी से होती है, मगर ऑक्सीजन पहले गिरने लगता है। इस चीज को कहा जाता है हैप्पी हाइपोक्सिया। और ये जो हैप्पी हाइपोक्सिया होता है ना, ये खतरनाक चीज है। व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि ऑक्सीजन इतना कम हो गया है, मगर सांस की तकलीफ नहीं हो रही है। इसका एक पैथोफिजियोलॉजी है, बड़ा बड़ा जटिल सी पैथोफिजियोलॉजी है, जिसके बारे में हम और भी डिस्कस कर सकते हैं, मगर शायद इतने इतने विस्तार से इस चीज के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। बट यही जानना है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मगर सांस की तकलीफ होते होते देरी होती है। कुछ लोगों को पहले ही हो जाती है सांस की तकलीफ, मगर काफी लोगों को ऑक्सीजन के एक काफी लेवल के नीचे जाने के बाद में सांस की तकलीफ होने लगती है। इसलिए सजग रहना जरूरी है, ऑक्सीजन का लेवल चेक करना जरूरी है। ये आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। अगर किसी को भी बुखार हो तो वो अपना बीपी, पल्स, टेम्परेचर तो मापे, साथ में अगर सैचुरेशन ऑक्सीजन का माप सके तो बढ़िया रहेगा। इससे सीवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन के बारे में समझ में आएगा। अब क्या है कि अब किसी को समझ लीजिए पॉजिटिव आ गया, तो एक बहुत लंबी लिस्ट है घर के अंदर में कैसी व्यवस्था करनी है। घर के अंदर से जो कूड़ा करकट जाता है उसको ब्लीचिंग पाउडर और पानी में मिला करके सील बंद बैग में डाल करके बाहर डालना है, ताकि जो सैनिटेशन वर्कर है उनको ना हो। 14 दिन 21 दिन तक आइसोलेशन में रहना है। ये सारी एक नियमावली सरकार ने बना रखी है, और ये नियमावली का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। ये इसलिए बनाई गई है कि आप भी सुरक्षित रहे, और रहने वाले जो आसपास के हैं उन लोगों को भी ये संक्रमण ना हो। तो ये तो हो गया टेस्ट के दौरान। टेस्ट करने, अब सबसे पहला चीज यही है, अगर किसी को बुखार हो तो वो अपने आप को आइसोलेट कर ले। सिंगल रूम जिसके अंदर में अटैच बाथरूम हो, उसके उसके अंदर में रहे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बुखार क्यों हुआ है, ये डेंगू का, मलेरिया का, टाइफाइड का, किसका भी बुखार हो, ये तो बाद में पता चलेगा। पहले अपने आप को आप आइसोलेट कर लीजिए, नहीं तो संक्रमण दूसरों को फैलने का डर रहेगा, जो कि इस महामारी को बढ़ाता रहेगा। हमें इस महामारी को बढ़ाना नहीं है, हमें इस महामारी को खत्म करना है। और इसको खत्म करने के लिए सबसे बड़ी चीज यही है कि हमें चेन ऑफ ट्रांसमिशन तोड़ना है। सामान जो है वो एक सील बंद पैक में फेंकना है, जो कचरा आपके घर से निकलेगा अगर किसी को भी संक्रमण है। पानी डालिए, उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर डालिए, पूरा सोख रहे, सील बंद पैकेट में फेंकना है, ये ध्यान रखिएगा। होम आइसोलेशन के लिए और भी कई सारी चीजें जो आपके पास में होनी चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, थर्मामीटर एक रहना चाहिए। जो संक्रमित व्यक्ति है, विक्टिम है कोविड-19 का, वो अपने रूम में रहेगा, उस रूम में कोई जाएगा नहीं। प्रेफरेबली एक अटैच बाथरूम रहना चाहिए, ताकि वो बाथरूम वही व्यक्ति यूज करे और कोई ना यूज करे। बाथरूम में जब फ्लश करेंगे ना, तो ये चेष्टा करनी है कि कोमोड के ढक्कन को बंद करके करिए। एरोसोल्स नहीं तो जो जनरेट होते हैं, वो एरोसोल से संक्रमण का खतरा रह सकता है। कोविड के संदर्भ में इस चीज का इतना ज्यादा स्टडी अभी अवेलेबल नहीं है, मगर सार्स जो है, उससे पहले जो संक्रमण हुआ था, सार्स भी एक एक महामारी हुई थी 13-16-17 साल पहले, जो भी चाइना से हुई थी। और वो जो वायरस था वो कोरोना वायरस ही था, वो भी कोरोना वायरस था, दूसरा स्ट्रेन का कोरोना वायरस था।
तो वहां से ये आइडिया एक आया है कि एरोसॉल्स जितना कम हो सके उतना बेटर है। अब एरोसॉल्स को कमाने के लिए ये भी एक कारगर तरीका है कि आप कोमोड की सीट को बंद करके फ्लश करें। जहां तक संभव हो संक्रमित व्यक्ति का बाथरूम अलग हो। अगर बाथरूम अलग नहीं है तो सबसे लास्ट में वो यूज करे घर में, और वो यूज करने के कई घंटों तक वो बाथरूम यूज में नहीं लाया जाए। और बाथरूम का क्लीनिंग का सिस्टम वही है, लाइजॉल से, फिनाइल से, या फिर ब्लीचिंग पाउडर 10 ग्राम्स और 7 to 10 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर, उसके अंदर वो लिक्विड यूज करके पूरा सैनिटाइज करके ही उस बाथरूम का व्यवहार यूज किया जाए। ऑफिस के लिए भी यही है। ऑफिस का भी कॉमन सर्फेसेस को क्लीन करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर इज अ गुड इनफ एजेंट। बाकी बहुत सारी फॉगिंग मशीन्स अवेलेबल है, आप लोगों के फैक्ट्रियों में यूज भी हो रही है, जिससे सोडियम हाइपोक्लोराइट या फिर विभिन्न प्रकार के फॉगिंग के लिए जो लिक्विड्स आती है वो डाल करके फॉगिंग करते हैं, जो काफी इफेक्टिव होती है। ये वाली चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं। प्रोसेसेस जो बनाने हैं जो ऑलरेडी इन प्लेस है वो ये है कि अगर ऑफिस में या फैक्ट्री में किसी व्यक्ति का बुखार पाया जाए या फिर ये पता चले कि किसी एक विशेष व्यक्ति विशेष को संक्रमण हुआ है, तो जब से वो संक्रमण उनमें पाया गया उस दिन से 14 दिन पीछे तक जो जो व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के क्लोज कांटेक्ट में था उसका एक कांटेक्ट ट्रेसिंग होगा, नाम लिया लिखा मतलब एक लिस्ट बनाई जाएगी, एक सूची बनाई जाएगी कि कौन कौन उनके कांटेक्ट में था, और उन लोगों को उन लोगों का भी टेस्टिंग हो, उन लोगों का भी मॉनिटरिंग क्लोजली किया जाए, ताकि जो लोग भी कंटामिनेट जो लोग भी इंफेक्टेड हो उन लोगों का कारगर ढंग से समयबद्ध तरीके से उन लोगों का डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट हो पाए। ये एक प्रोसेस है जो इम्प्लीमेंटेड है, और इसको भी हम लोग और बेटर कर लेंगे। इवन वी कैन इम्प्रूव अपॉन दिस ऑल्सो। सो ये हो गया मोटा मोटी, समझ लीजिए कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट से लेकर के सेहत को और अच्छा करना, उसके लिए क्या करना, कैसे घर से बाहर निकलना, घर के अंदर घुसे तो उस समय में क्या किया जाए, ये सारी चीजें हो गई। टेस्टिंग के देखिए देखिए जगह जगह पे लेबोरेटरीज अवेलेबल है, उनकी लिस्ट, टेस्टिंग के लेबोरेटरीज की लिस्ट भी अवेलेबल है। वो और भी बना करके अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो दे दी जाएगी, वो अवेलेबल होगी। फैक्ट्री के ऑफिस के कोविड के जो इंचार्ज रहेंगे, जो कोविड सेफ्टी रूम के कोविड सेफ्टी की जो टीम रहेगी उनके पास में रहेगी। कहाँ कहाँ भर्ती, हॉस्पिटलाइजेशन इज अ मेजर इशू राइट नाउ, हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है, इसलिए यही चेष्टा की जा रही है कि माइल्ड केसेस या मॉडरेट केसेस को भी घर पे ट्रीट किया जाए। जिन लोगों के मॉडरेट टू सीवियर है उन लोगों को हॉस्पिटलाइज करे, नहीं तो माइल्ड केसेस को घर पे ही मैनेज करे। मेरे कोविड के पेशेंट्स में घर पे ही ट्रीट कर रहा हूँ, बहुत कम लोग हैं जिन लोगों को भर्ती करना पड़ता है। एक ऐसी लिस्ट भी है जिसमें ये दिया हुआ है कि कौन कैसे कैसे लोग हैं, कैसे ऐसे कौन कौन लोग हैं जिन लोगों को संक्रमण अगर हो तो उनका कॉम्प्लिकेशन होने का चांस ज्यादा रहेगा। वो लिस्ट भी अवेलेबल है, वो मैं आपके एचआर डिपार्टमेंट को मैं दे दूंगा। उसके अंदर में देख लिया जाएगा कि कौन कौन लोग हैं जिनमें ये फीचर्स अगर है तो उनका कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ज्यादा है। तो उन लोगों को हम लोग एक दूसरे ढंग से प्रोडक्टिव लेबर में ला सकते हैं कि शायद वर्क फ्रॉम होम कर दिया जाए, या फिर ये भी कर सकते हैं कि वी कैन उन लोगों का वर्क कार्यशैली को मॉडिफाई करे ताकि उन लोगों का रिस्क कमा कमा सके, एक्सपोजर का रिस्क कमा सके। तो ये एक लिस्ट अवेलेबल है। हर एक व्यक्ति अपना मेडिकल कंडीशंस अगर
HR डिपार्टमेंट के साथ में बता करके रखे, तो ये भी पता रहेगा कि किसको क्या है और उनके कॉम्प्लिकेशन होने के रिस्क क्या है। तो ये वाली सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चनेयर है, जो क्वेश्चनेयर सारे सबको फिल करके दे सकते हैं हर हफ्ते। रेस्पिरेटरी क्वेश्चनेयर है जो फिल करके दे सकते हैं कि उनको कोई सिम्टम हो रहा है या नहीं, वो लिख सकते हैं। या फिर एक क्वेश्चनेयर है जो कि जिससे बेसलाइन हेल्थ की स्टेटस के बारे में हमको पता चल जाएगा। ये इसलिए किया हुआ है कि हमको सब कोई को मिल करके ये तय करना है कि हमें, हमारे लोगों को, हमारे सहकर्मियों को ना ही ये संक्रमण हो, और अगर हो तो वो सेफ रहे, उनसे लोगों को, दूसरों को ना हो, और उनको भी जिनको हो गया है उनका डायग्नोसिस, इलाज बढ़िया ढंग से समयबद्ध तरीके से किया जा सके। सो इसके बाद में अगर आपको कुछ बताना है या कुछ पूछना है तो आई वुड इनवाइट क्वेश्चंस। श्रुति जी, आप डॉक्टर, इफ देयर इज एनीथिंग। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस के लिस्ट बनाए हैं, मैं यस, सबके क्वेश्चंस यस, आपको पूछ लेती हूँ। बिल्कुल, किसी और के अगर और क्वेश्चंस रहेंगे तो हम लोग को एक ही जगह पे मैसेज कर सकते हैं। परफेक्ट। तो डॉक्टर, वन ऑफ द फर्स्ट, एक सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, या जो और थोड़ा डिटेल सबको समझना है, वो है कि पल्स ऑक्सीमीटर एग्जैक्टली होता क्या है, वो राइट। करता क्या है, और क्या रेट होना चाहिए ऑक्सीजन का, और पल्स रेट्स क्या होने चाहिए। ओके, सो पल्स ऑक्सीमीटर जो एक है, ये एक बड़ा सिंपल सा एक इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट से मोटा मोटी ये पता चल जाता है कि किसी भी व्यक्ति विशेष का पल्स रेट कितना है, अर्थात हार्ट रेट कितना है, एक ये पता चल जाता है। और दूसरा दूसरा ये पता चल जाता है कि उनका ऑक्सीजन कितना है। ये मैकेनिज्म कैसे है, ये कैसे होता है? पल्स ऑक्सीमीटर एक सिंपल सा एक डिवाइस है, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, किसी भी फिंगर में ये डाल दीजिए। इसके अंदर में दो चीज साधारण में दिखाई देती है, कुछ पल्स ऑक्सीमीटर्स में और भी ज्यादा चीजें दिखाई देती है। एक दिखाता है ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। ऑक्सीजन सैचुरेशन का मतलब ये हो गया कि हीमोग्लोबिन के अंदर में कितना ऑक्सीजन घुसा हुआ है, कितना परसेंट ऑक्सीजन उसके साथ में जुड़ा हुआ है। साधारण में ये 95% से ज्यादा होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है जिसको, जो एकदम स्वस्थ है, 95% से ऊपर ही मिलती है। कुछ लोग जिनको कार्डियक या लंग्स की बीमारियां होती हैं, उनका बेसलाइन कम भी हो सकता है, मगर साधारण में ये 95 से ऊपर में रहनी चाहिए। 94% से नीचे या 93% से नीचे जब जाता है, तब हम ये सोचते हैं कि इस व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत है। बेसलाइन नॉर्मल था, 97, 98, 99 था, गिर करके 93, 92, 90% हो गया, तो इस व्यक्ति को अब ऑक्सीजन की जरूरत है। इस व्यक्ति को अब हॉस्पिटल में लेकर के जाना चाहिए। पल्स जो है 60 से लेकर के 100 इज द रेंज विच इज कॉल्ड नॉर्मल। कुछ लोगों का इससे थोड़ा कम होता है, कुछ लोगों का इससे थोड़ा ज्यादा होता है। बेसिकली बेसलाइन जो पल्स है, उससे अगर 20 का वेरिएशन अगर हो अप या डाउन, तो अपने डॉक्टर को बताइए। तो ये है पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर पहले यूज किया जाता था हार्ट के, लंग के कंडीशन या फिर इन्फेक्शन हो गया है जैसे कि निमोनिया, उन लोगों के लिए यूज किया जाता था। हाल फिलहाल में ये पाया गया है कि कोविड 19 में, जहां पे हैप्पी हाइपोक्सिया नाम की चीज होती है, यानी कि ऑक्सीजन तो कम रहा है मगर सांस नहीं फूल रहा है, बंदा हैप्पीली घर पे बैठा हुआ है, उस चीज को अर्ली डिटेक्ट करने में मदद आती है पल्स ऑक्सीमेट्री से। ऑक्सीजन लेवल 95 से 97% तक नॉर्मल के आसपास माना जाता है। 90% से नीचे एक इमरजेंसी कहलाता है। 94 से नीचे का मतलब है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जल्दी से जल्दी एक्शन इसके ऊपर लेना चाहिए। पल्स ऑक्सीमेट्री एक बैटरी ऑपरेटेड साधारण सी डिवाइस है। एक साइड से रोशनी छोड़ती है, लाइट छोड़ती है, दूसरे साइड से सेंस करती है,
छोड़ने वाली लाइट और पकड़ने वाली लाइट के बीच का जो अंतर है, उससे एक कंप्यूटर डिटरमिन्ड एल्गोरिदम से ये कैलकुलेट किया जाता है कि लाइट की इंटेंसिटी में क्या चेंज आया है, लाइट के प्रकार में क्या चेंज आया है, उसके हिसाब से ऑक्सीजन सैचुरेशन का डिटर्मिनेशन होता है। थैंक यू डॉक्टर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर कोई असिम्टोमेटिक पेशेंट है, कोई कोविड-19 का असिम्टोमेटिक पेशेंट है, वो राइट। क्या कि लोगों को कोविड-19 की इन्फेक्शन को दे सकता है? देखिए, एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये। मारिया वैन करकॉफ करके जो WHO की एक बहुत सीनियर ऑफिशियल है, वो भी इस कंट्रोवर्सी में इनएडवर्टेंटली इन्वॉल्व हो गई थी, जब उन्होंने कहा था कि लक्षण रहित संक्रमित व्यक्ति से दूसरे को संक्रमण फैलने का चांस कम है। चांस है, ऐसा नहीं है कि चांस नहीं है, मगर चांस कम होता है, क्योंकि सिंपल लॉजिक ये कहलाता है कि जो व्यक्ति खांस नहीं रहा, छींक नहीं रहा, उस व्यक्ति के शरीर के श्वास नलियों से एयर ड्रॉपलेट्स कम निकल रहा है। अगर एयर ड्रॉपलेट्स कम निकल रहे हैं, सॉरी, मेरे ख्याल से डिस्टरबेंस हो गया था, लेट मी रिपीट इट। तो जो संक्रमण है जिनको मगर लक्षण नहीं है, इन व्यक्तियों के शरीर से एरोसोल्स की उत्पत्ति कम होती है। उत्पत्ति कम होने की कारण दूसरे व्यक्ति को संक्रमण होने का चांस कम होता है। याद रखिए, चांस कम होता है, चांस जीरो नहीं होता है। चूंकि एयरबॉर्न वायरस है, द सिंपल एक्ट ऑफ स्पीकिंग, स्क्रीमिंग, शाउटिंग कैन जनरेट सम एरोसॉल्स कमिंग आउट फ्रॉम द माउथ, जिसके अंदर वायरस है जो कि वातावरण में घूम रहा है और किसी दूसरे के शरीर के अंदर घुस सकता है। तो ये संभावनाएं हैं, मगर कम, उतनी नहीं जो एक संक्रमण के साथ में जिनको लक्षण भी है, उन लोगों से संक्रमण फैलने का की संभावनाएं ज्यादा है। थैंक यू डॉक्टर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसे कि आप जानते हैं पतंजलि बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लेके आया है, कोरोनिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इसको लेके लोगों के बहुत क्वेश्चंस है कि क्या करना चाहिए। होम रेमेडीज, गिलॉय, कोरोनिल एक्सेट्रा, ये सब को लेके क्या करना चाहिए? काढ़ा, सरदार शहर का काढ़ा। बहती गंगा है, सभी हाथ धो रहे हैं। एक व्यवसाय बन गया है, इम्यूनिटी एक व्यवसाय बन गया है, कोविड-19 एक व्यवसाय बन गया है। बड़ी दुख की बात है कि भ्रमित करके लोगों को ठग, इसलिए भ्रमों में ना फंसे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वालों ने एक वेबसाइट बनाई है, मैं वेबसाइट का लिंक आपको दे दूंगा श्रुति जी। साइंटिफिकली प्रूवन जो चीजें हैं वही करनी चाहिए। साइंस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, इट इज नॉट सेट इन स्टोन। जो आज हमें मालूम है, हमें कल उससे कहीं ज्यादा मालूम होगा, परसों हमें कल से ज्यादा मालूम होगा, तरसों हमें परसों से ज्यादा मालूम होगा। और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, वैसे वैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन बढ़ेगा। हम ये मान ले कि आज से कई हजारों साल पहले ये चीज लिखी गई थी और वही अटल सत्य है, तो ये मूर्खता है, ये सत्य नहीं है। एक ये एक पेडांटिज्म है, इसको हमें नहीं मानना चाहिए। बिना रिसर्च किए हुए कोई भी चीज अगर कोई भी निकालता है और कहता है कि ये शर्तिया इलाज है, 100%, 100% संक्रमण से मुक्ति दे देगा,
तो अगर ऐसा होता, दुनिया की सारी कंपनियां, सारे देश उस चीज के पीछे पड़े होते, उसको अपना लिए होते, और आज हम ऐसी अवस्था में ना होते कि देश में और कई सैकड़ों लोग अपनी जान खो रहे हो। इससे ज्यादा कुछ कहना कहना औचित्य से बाहर है। जो करे established साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल अटलांटा हो, चाहे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हो, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के जो वैज्ञानिकों ने समूह बनाया है कोरोना के बारे में जो भ्रांतियां फैली हुई है उनको हटाने की, उन लोगों की बात सुने। आखिर तो कई लोग आएंगे जाएंगे। भाभी जी पापड़ भी बेच रहे हैं और कहते हैं कि एंटीबॉडी बन जाती है उससे। नहीं, ये वाली चीजें ये नहीं करनी है। हमें भ्रांतियों में नहीं फंसना है। हमें साइंस का दामन नहीं छोड़ना है। प्रॉपर साइंस का दामन नहीं छोड़ना है। डॉक्टर, ऑन द लास्ट क्वेश्चन, पल्स ऑक्सीमीटर पे दे वांट टू आस्क अनदर थिंग कि आप कोई पर्टिकुलर ब्रांड या कोई पर्टिकुलर, अभी इतने पल्स ऑक्सीमीटर भी अवेलेबल है तो समझ में नहीं आता है कि कौन सा अच्छा पल्स ऑक्सीमीटर। जैसे मैं कह रहा था ना, बहती गंगा है सभी हाथ धो रहे हैं। बहुत सारे इनएक्यूरेट भी आ रहे हैं। देखिए, हम लोग ओडेन नाइडेक हम लोग हमेशा यूज करते थे। मैं नाइडेक पिछले 10 सालों से यूज कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ इट। आई एम वेरी वेरी हैप्पी विथ इट। इट हैज नेवर फेल्ड मी। अभी तो ये अवस्था है कि मिल नहीं रहा है। जो मिले वही सही है, लगा करके रखिए, उसी को यूज करिए। उसमें से अगर 3-4% ड्रॉप भी हो तो अपने डॉक्टर को खबर कर लीजिए, क्योंकि अभी नाउ नाउ इट्स नॉट देयर इन द मार्केट, राइट? इट्स नॉट अवेलेबल राइट नाउ एंड हेंस। सॉरी, जस्ट टू इंटरप्ट यू, सबको हाँ, बोलने के बोलिए। लिए, हम लोगों ने काफी स्टॉक नाइडेक के उठा लिए हैं या हम लोग के आने वाले हैं, तो कंपनी में जिसको भी चाहिए दे कैन एक्चुअली कॉन्टैक्ट गौरव अग्रवाल और वो आप लोग के लिए अरेंज कर देंगे। That's very good to hear. Thank you so much. That's a good thing which you're doing. Great. डॉक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्चुअली हम लोग के जनरल क्वेश्चन से ही था कि अभी ये जो सैनिटाइजर का चलन हो गया है, लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि हैंड वॉश है बेटर है सैनिटाइजर, बैठे बैठे ही हो जाता है। प्लस हम लोग का जिस टाइप का काम है उसमें काफी लोगों के हाथ में ग्रीस ऑयल लगा हुआ रहता है, तो इसको अगर आप थोड़ा और एलैबोरेट करेंगे तो अच्छा। हैंड सैनिटाइजर उन्हीं लोगों के लिए है जिनके हाथ साफ हो, जिनके हाथ में गंदगी, फिजिकल गंदगी जो दिखाई देती है वो ना लगी हुई हो, उन्हीं लोगों के लिए है। अगर आपके हाथ में ग्रीस लगा हुआ है, अगर आपके हाथ में और कोई केमिकल लगा हुआ है, या फिर आपका खाना ही लगा हुआ है, उसके ऊपर आप हैंड सैनिटाइजर लगा करके पूरा क्लीन नहीं कर पाएंगे। ये गलत है। हैंड सैनिटाइजर इज अ टेम्पोराइजिंग मेजर। आपको आपका हाथ तो धोना ही पड़ेगा और प्रॉपर तरीके से धोना पड़ेगा। ग्रीस नहीं लगा हुआ होना चाहिए हाथ में। हैंड सैनिटाइजर का एफिकेसी नहीं तो खत्म हो जाता है अगर वो सारी चीजें लगी हुई होती है। अगर हाथ गंदा है तो हैंड सैनिटाइजर उतना एफिकेशियस नहीं हो सकता है। और ये नहीं सिर्फ कोविड-19, ये दूसरे संक्रमणों को भी न्योता देता है। इसलिए हैंड हैंड वॉशिंग, हैंड सैनिटाइजेशन हमारे अस्पतालों में, ये आज की बात नहीं है, कई कई सालों की बात है। हमारे अस्पतालों में रोगियों को हाथ लगाने से पहले, और खास करके आईटीयू आईसीयू के अंदर में, हाथ लगाने से पहले रोगियों को हैंड सैनिटाइजर लगा करके ही हाथ लगाने का नियम है। कोई पालन करे ना करे वो गलत है, ना करे वो गलत है, मगर नियम तो यही है कि हैंड सैनिटाइजर लगा करके हाथ लगाना है। मगर याद रखिए, ये क्लीन हाथ में हैंड सैनिटाइजर लगाना है। गंदे हाथों में हैंड सैनिटाइजर नहीं लगा के होता है। गंदे हाथ में खून लग गया, जा करके पहले हाथ धोना है साबुन से, उसके बाद में हैंड सैनिटाइजर लगा करके रोगियों के हाथ लगाना है। तो ये क्लियर कर लीजिए, ये भ्रांति कि आप हाथ ना धोएं और सिर्फ सैनिटाइजर लगाए तो हो जाएगा, ना, ये गलत है।
डॉक्टर एक और चीज था, जैसे आपने अपने टॉक्स में एम्पली क्लियर किया कि एटलीस्ट अगर N95 नहीं भी हो तो 3 ply सर्जिकल मास्क इज बेटर देन कॉटन मास्क। लेकिन हम लोग का जिस टाइप का सेटअप है एंड इतने बड़े यूनिट्स है, उसमें हर टाइम पर इतने सर्जिकल मास्क देना डिस्पोजल के लिए पॉसिबल नहीं है। संभव नहीं है, संभव नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इतने 3 ply तो डिस्पोजेबल मास्क बन ही नहीं रहे हैं, कहाँ से मिलेंगे? तो हम लोग कॉटन मास्क सबको प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छी इस, बात है। हाँ, इसमें जो क्वेश्चन था कि नॉर्मली एक आदमी जब ड्यूटी पे जाता है, जैसे आपने बोला वो अपना कॉटन मास्क ध्यान से लगाएगा बिना फ्रंट पार्ट पे हाथ दिए, जब आएगा उसको अच्छे से खोलेगा बिना फ्रंट पार्ट पे हाथ दिए। बिल्कुल। नाउ उसको खोल के क्या करेगा? खोल के देखिए, अगर वो किसी सरफेस पे उसको रखेगा, इज दैट ओके? उसको नो, कैसे रखना चाहिए? उसको नो। क्या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? घर में गए, घर जाने के बाद में मग में डिटर्जेंट डालिए, वाटर डालिए, उसी के अंदर सीधा उसको डाल दीजिए, सोक करके रखिए 3 4 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद में अच्छे से धो करके सुखा दीजिए। ये रियूजेबल मास्क है, इनको सीधा सीधा धो देना है, उनको रखना नहीं मतलब, है। हाँ, यूज मास्क को हम लोग किसी सरफेस को टच नहीं करा सकते। नहीं कराना है, नहीं कराना है, क्योंकि वो सरफेस भी कंटामिनेटेड हो जाएगा। इसलिए सीधा सीधा मग में डालिए, डिटर्जेंट डालिए, पानी डालिए, धो लीजिए, सोक करने के बाद में 5 10 15 20 मिनट, जितने जितने मिनट भी सोक कर लीजिए, उसके बाद उसको धो लीजिए तुरंत। किसी भी डिटर्जेंट को यूज करिए, किसी भी साबुन को यूज करिए, ऑल आर इक्वली इफेक्टिव। मेडिकेटेड सोप ही होना जरूरी नहीं है, ऑल आर इक्वली इफेक्टिव। साबुन होना चाहिए, वायरस उसी से मर जाएगा। मगर ये उठा करके आपने बाहर रख दिया, आपके ड्राइंग रूम में गए हैं, सोफे के ऊपर में रख दिए हैं, ये तो संक्रमण को न्योता देना है। घर के दूसरे लोग हाथ लगाएंगे, उनको हो जाएगा। उस सरफेस को कंटामिनेटेड हो गया है, वहां पे जाकर के कोई बैठा और उसका हाथ वहां पे गिरा, उसके बाद में मुंह पे लगा लिया हाथ, उनको हो जाएगा। ये मास्क हर जगह खोल करके रखने के लिए नहीं है। जो मास्क पहना गया है उस मास्क को या तो फेंकना है अगर वो डिस्पोजेबल मास्क है, या फिर उसको सैनिटाइज करने के लिए सीधा सीधा रख देना है। अगर अल्ट्रावायलेट चेम्बर यूज कर रहे हैं 95 मास्क के लिए, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं हॉस्पिटल में, या तो अल्ट्रावायलेट चेम्बर में डाल देना है। और अगर ये रीयूजेबल कॉटन मास्क है, रीयूजेबल मास्क है, तो उनको खोल करके सीधा धोने में डालना। हर जगह नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल ही गलत होगा। परफेक्ट, थैंक यू डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ऑलरेडी आंसर किया था, बट मे बी मिस कर दिया, कि अगर कोई चीज बाहर से आती है, कोई डॉक्यूमेंट, कोई पार्सल, कोई भी चीज, तो उस केस में उसको कितना उसको कितना देरी अलग रहने से उसमें से वायरस खत्म हो जाता है, या उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए? और इसके साथ साथ एक दूसरा क्वेश्चन भी था कि अगर कोई विजिटर आता है या कोई डिलीवरी वाला आता है, तो उनसे हमको कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए? देखिए, पहले तो डिलीवरी वाले की बात कर लेते हैं। डिलीवरी वाला कोई भी आए तो आप 6 फीट की दूरी मेंटेन करें, आप अपना मास्क पहन करके रखें, और उनके साथ में इंटरेक्शन के पहले और इंटरेक्शन के बाद में आप अपना हैंड सैनिटाइज करें, ये अनिवार्य है। इन सब चीजों का कोई विकल्प नहीं है, ये करना ही है। उनके हाथ से अगर आप कोई सामान ले रहे हैं, तो मैंने जैसे कर रखा है कि घर के बाहर में आप एक ट्रे रखिए, जिसको आप कंटामिनेटेड ट्रे बोलेंगे, उसके अंदर में जो भी सामान आया उसमें रख दिया गया। वहां पे पड़े पड़े उसी सामान को सैनिटाइज करिए। उसको सैनिटाइज करने के लिए आप सरफेस डिसइंफेक्टेंट जैसे कि लाइजॉल यूज कर सकते हैं, या फिर उसको आप अगर वो खाने का सामान नहीं है, अगर वो बहुत हार्ड प्लास्टिक टाइप की चीज है या कार्डबोर्ड टाइप की चीज है, आप उसको ब्लीचिंग पाउडर एंड पानी, 5 7 से 10 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिला करके एक ब्लीचिंग लिक्विड बना करके, उससे आप कपड़े से उससे पहुंच करके सूख जाने के बाद में आप अंदर ले सकते हैं। या फिर अगर वो सारी चीजें उस चीज पर्टिकुलर चीज के लिए संभव नहीं है, उसमें पानी नहीं लगा सकते हैं, 3 से 4 दिन के लिए आप छोड़ दीजिए, घर के किसी कोने में रख दीजिए, जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। वायरस अपने आप खत्म हो जाएगा। वायरस अपने आप खत्म हो जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप उसको अलग से सैनिटाइज करें। पैकेट्स जो आते हैं, पार्सल्स जो आते हैं, इन सब चीजों से बहुत कम रिस्क है संक्रमण फैलने का। पूरा इस चीज के बारे में आइडिया आज तक नहीं हुआ है। आज तक ऐसे केस रिपोर्ट्स इतने नहीं आए हैं कि इनसे इन्फेक्शन हुआ है। मगर मगर जर्मनी में एक ऐसा केस हुआ था संक्रमण महामारी के शुरुआती महीनों में। चाइना से एक फीमेल वर्कर गई थी जर्मनी में, वहां पे वो अ, उस फैक्ट्री के कैंटीन में बैठ के खाना खाई थी।
उस समय में उनको संक्रमण था, लक्षण नहीं था, इसलिए पता नहीं था कि ये संक्रमित महिला है, संक्रमित पीड़िता है। उन्होंने वहां पे एक सॉल्ट शेकर का यूज किया था, नमकदानी का यूज किया था। उस नमकदानी को बाद में जिसने भी यूज किया उनको भी संक्रमण हो गया था। तो जर्मनी है बोल करके इस हिसाब से, इस बारीकी से उन लोगों ने खोज निकाला, उस सॉल्ट शेकर को भी आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सॉल्ट शेकर भी वन ऑफ द फोमाइट्स था जिससे इंफेक्शन फैला था। इंडिया में ये किया ही नहीं जाता है, इसलिए ये मान के चलिए कि शायद फैल सके। अगर फैल भी सके तो क्लीनिंग, सरफेस क्लीनर यूज करके उस सरफेसेस को क्लीन करिए, आपके घर में जो भी आ रहा है उसके बाद में आप उसको घर के अंदर घुसा लीजिए। डर्टी ट्रे के अंदर में रहेगा सामान, जैसे ही आया उसमें से क्लीन करके आप क्लीन ट्रे के अंदर घर के अंदर डाल दीजिए। डर्टी ट्रे आपका बाहर का बाहर पड़ा रहा। ये सबसे कारगर उपाय है। डॉक्टर, आई थिंक हम लोग का रैप अप का टाइम हो रहा है। बिफोर दैट 2-3 क्विक क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक ये बताइए कि आपने जैसे बोला कि एक पूरा फॉर्म होगा, बट इन जनरल कौन कौन से जो कोमॉर्बिडिटी, जो नया वर्ड अभी सबने सीखा है, या ऐसे कौन कौन सी बीमारियां हैं, या ऐसे कौन कौन से कंडीशंस है जो कि एक इंडिविजुअल को हाई रिस्क इंडिविजुअल में डिफाइन करते हैं, इधर वायरस होने के लिए या वायरस की सीरियसनेस होने के लिए? ओके, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि संक्रमण का होने का चांस सभी का बराबर है। संक्रमण होने का मतलब ये सीरियस हो गया ऐसा नहीं है। एसिम्टोमेटिक से लेकर के सीवियर सिम्टम, रेंज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन इज वेरी वेरी ह्यूज। इसलिए संक्रमण की प्रोबेबिलिटी सबकी बराबर है। संक्रमण जिनको होगा उनको कॉम्प्लिकेशन होगा या नहीं, ये एक रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन किया जा सकता है। जैसे कि 60 साल से ज्यादा की उम्र किसी की है, जैसे कि किसी को शुगर डायबिटीज है, किसी को कार्डियक डिजीज है, किसी को मोटापा है, किसी की किडनियों में प्रॉब्लम है, किसी के लिवर में प्रॉब्लम है। कोई व्यक्ति इम्यून सिस्टम को दबाने के लिए दवाई लेता है, जैसे कि उसको अगर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है, उन लोगों को खतरा ज्यादा है। या फिर उन लोगों को है जिन लोगों को ऑटो इम्यून डिजीजेस की वजह से इम्यून सप्रेसेंट स्टेरॉइड इत्यादि लेनी पड़े, इन लोगों को कॉम्प्लिकेशन होने के चांस ज्यादा है। उन लोगों को भी ज्यादा है जिन लोगों के लंग्स, फेफड़े पहले से ही कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनकी फंक्शनिंग पहले से ही कम है। जैसे कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, विभिन्न प्रकार की बीमारियां लंग्स की, फेफड़ों की, उन लोगों का अगर संक्रमण हो जाए उन लोगों में, तो उन लोगों को सीवियर प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो बेसिकली यही है लिस्ट, आई विल प्रोवाइड यू। ये एक चेक लिस्ट के तौर पे भी काम में आ सकती है कि जिन लोगों को इनमें से कोई भी फीचर है वो ज्यादा एहतियात बरते। परफेक्ट। डॉक्टर, इसमें एक चीज और था, जैसे हम लोग जिस साइट्स पे काम करते हैं वहां हम लोग एक आइसोलेशन सेंटर क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिनको हम लोग सस्पेक्ट या पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए बना रहे हैं। सस्पेक्ट इसलिए बिकॉज जैसे ही सस्पेक्टेड होंगे उनको हम लोग अलग कर देंगे, बिल्कुल। पॉजिटिव है कि नहीं उस समय मालूम नहीं पड़ेगा, वी विल फॉलो द प्रोटोकॉल, बाद में मालूम पड़ेगा। एक डर है लोगों के दिमाग में इसको लेके कि कैंप साइट में रहेंगे तो सबको फैल जाएगा, कैसे क्या होगा। एक बार इसका क्लैरिटी चाहिए कि आइसोलेशन प्रोटोकॉल फॉलो करने से उसका संक्रमण कितने लेवल तक हम लोग रोक सकते हैं। देखिए, अगर इमीडिएटली आइसोलेट कर दिया जाए किसी भी व्यक्ति को, चार दीवारी एक रूम के अंदर में आ जाए बंदा, तो दूसरे को संक्रमण होने का चांस बहुत कम होता है। जैसे कि मैंने कहा, संक्रमण होता है ज्यादातर उन लोगों को जो एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में कम वेंटिलेशन के साथ में कई लोग बैठे हैं, क्लोज कांटेक्ट हो, वहीं पे संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। अगर संक्रमित व्यक्ति, पीड़ित एक अलग रूम में चला जाए तो दूसरे मोटा मोटी मान के चले कि वो सुरक्षित है।
और जैसा कि मैंने कहा कि ये संक्रमण किसी को भी हो सकता है, हमारा नैतिक दायित्व है, हमारा ये दायित्व है, हमारी हमारी सिविलाइजेशन का एक रिक्वायरमेंट है कि हम एक दूसरे की मदद करें। ये किसी को भी हो सकता है। आइसोलेशन सेंटर आपने बनाया है, आपने मुझे पहले भी बताया था, ये बहुत अनिवार्य है। किसी को भी हो जाए तो उसकी सुरक्षा के लिए और सहकर्मियों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि तुरंत खबर करे कि मुझे बुखार है, तुरंत खुद स्वच्छ खुद ये कोशिश करे कि जल्दी से जल्दी उस आइसोलेशन रूम में जाकर के बैठ जाए, ताकि दूसरों से कांटेक्ट मिनिमाइज हो सके, ताकि दूसरों को संक्रमण होने का खतरा कमाया जा सके। और उस आइसोलेशन रूम में सारी व्यवस्थाएं रहती है, इलाज हो सकता है कुछ हद तक, जब तक व्यक्ति को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सके, अगर जरूरत पड़े तो दूसरे हायर सेंटर में, तब तक उसका वहां पे मैनेजमेंट अच्छे से हो सकता है। डॉक्टर्स उपलब्ध हो जाते हैं, वो बता देंगे कि क्या क्या किया जाए, कैसे रहा जाए। ये बहुत अच्छा एक स्टेप है जो आप ले रहे हैं। आई शुड कमेंड यू फॉर दिस। एंड अगर किसी को होता है तो मन में भ्रांतियां ना लाएं कि संक्रमण हो गया है या बुखार हो गया है, मुझे आइसोलेशन में डाल देंगे, बड़ा समस्या हो जाएगा, मेरा क्या होगा। वो अच्छा होगा, जरूरी है आपके सेहत के लिए। जो भी सुन रहे हैं कि ये देखिए, अगर आपको थोड़ा भी बुखार जैसा लगे, आइसोलेशन में चले जाइए, आप ही के लिए अच्छा है। क्योंकि कोविड-19 के संक्रमण के साथ में अगर उसके ऊपर में और दूसरा सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया जो बाहर से आ गया, और तो बहुत जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए अगर बुखार होता है, आइसोलेटेड रहिए, दूसरे लोगों से दूर रहिए, ताकि आप भी सुरक्षित रहे, दूसरे भी सुरक्षित रहे। इसलिए आइसोलेशन रूम का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है। डॉक्टर, जस्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर द इवनिंग इज कि जैसे आपने नाइडेक के बारे में बताया, आपने ये बोला भी कि अभी बहुत टाइप के पीपी, मास्क, ग्लव, शील्ड सब है, एंड हर टाइप का हर आदमी वही बहती गंगा में हाथ धो रहा है। तो नॉर्मल आदमी कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करे? अगर एक आदमी डिफिकल्ट है, कहीं जाके लेना चाहे तो वो क्या देखे या क्या समझ के उसको लगे कि हाँ ये मैं ले सकता हूँ? और डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सर्टिफिकेशंस इजीली दिए जा रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल्स आर कॉम्प्रोमाइज्ड। इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द राइट थिंग्स, राइट प्रोडक्ट्स। यूज करके समझ में आता है। बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग हॉस्पिटल में जाकर के पेशेंट देख रहे होते हैं, पीपी किट से पीपी निकाल करके पहन रहे होते, फट जाता है। कुछ एक ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास में अच्छे प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, उन्हीं से खरीदें, हर किसी से ना लें। एनी सजेशन डॉक्टर, ऐसे कंपनियों के नाम कुछ बता दीजिए। देखिए, एक तो पीपीई किट रिलायंस वाले ही बनाना शुरू कर चुके हैं, जो कि सस्ता भी है और क्वालिटी अच्छी है। मैं उनका डिटेल्स में आपको दे दूंगा। ठीक और ग्लव्स और ये सारे अच्छी अच्छी कंपनियों के अवेलेबल हैं, वही यूज़ करना चाहिए। मैं मेरे हॉस्पिटल्स में जहाँ से सप्लाई होती है उनसे लिस्ट लेकर के आपको मैं दे सकता हूँ। है, दैट विल बी क्योंकि वेरी डॉक्टर। क्योंकि वही यूज़ करिए, वही सेफ है, वही वही सुरक्षित करता है। नहीं तो होता क्या है कि हम ये सोच लेते हैं कि हम तो पहन के रखें, हमें तो संक्रमण नहीं होना चाहिए, तो उल्टा काम हो जाता Doctor, we would like to thank you from the whole organization side, AMPL, AK and Equipcare, for a very informative session. आपने हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई इस कोविड-19 के बारे में, और इससे हम लोग के काफी जो कंफ्यूजन थे वो क्लैरिफाई हो जाएंगे। इन केस किसी और का कुछ और रहता है, आई विल बी इन टच विथ यू, दे कैन गेट इन टच विथ मी। थैंक्स अ लॉट फॉर द इंफॉर्मेटिव सेशन। है। थैंक थैंक यू यू। मैम, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। सी यू, टेक केयर। थैंक यू।